निधि को लेकर प्रशांत और नितारा की बहस और निधि का बदला लुक देखकर प्रशांत जी हैरान। दोस्तों, अब तक आप सब ने देखा कि पल्लवी आयुष के कमरे से खाने की प्लेट उठकर बाहर चली जाती है और मन में ही आयुष को बड़ा बुरा बोलने लगती है। दूसरी तरफ आयुष बालकनी से वापस अपने कमरे में आता है और अपने बेड पर बैठते हुए अपनी बहन को याद करते हुए अपना फोन उठाकर अपने पापा का नंबर डायल करता है तो उसके पापा का नंबर स्विच ऑफ बताता है, जिस कारण आयुष इरिटेट होकर फिर से बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद करता है तो कुछ ही पलों में आयुष गहरी नींद में चला जाता है। अब कहानी में आगे। अब तक मुंबई नितारा ओबरॉय मेंशन। जहां ओबरॉय मेंशन में सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे, वहीं मधु अपने कमरे में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हंस हंसकर पल्लवी से बात कर रही थी। पल्लवी मधु की तरफ देखते हुए बोलती है, यार मधु, सच में तू तो सबसे आगे की सोच रखकर चलने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तुम्हारी फैमिली कभी भी उसे बेवकूफ़ निधि को वह प्यार नहीं देगी जो प्यार वह अपने परिवार से चाहती है। इधर पल्लवी की बात सुनकर मधु हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, अब वह चाह कर भी बेवकूफ़ कभी भी ना तो मम्मी का प्यार कर सकती है, ना भाई का और ना ही पापा का, क्योंकि वह बेवकूफ़ अभी तक ये समझ ही नहीं पाए है कि जिस लाइफस्टाइल के साथ वह आज तक जीती आई है उसे लाइफस्टाइल से लोग उसे सिर्फ 1990 की बेवकूफ़ औरत ही समझेंगे। ये सब बोलते हुए मधु निधि के कपड़ों को और उसके हेयर स्टाइल को याद करते हुए उसका मजाक बना रही थी। इधर मधु की बात सुनकर पल्लवी मधु से बोलता है, यार मुझे समझ नहीं आता कि उसे बेवकूफ़ को पता कैसे नहीं चला कि तुम उसकी खूबसूरती को और उसके लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं बना रही हो बल्कि उसका मजाक बना रही हो। इधर पल्लवी की बात सुनकर मधु अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, वह इसलिए क्योंकि जब भी बेचारी हूँ मधु मम्मी और पापा और भाई से हट होती थी ना तो वह मेरे पास आती थी और मैं उसे मम्मी और पापा को खुश करने के लिए वह काम करने को कहती थी जिसे मम्मी और पापा और भाई उससे और ज़्यादा इरिटेट होकर उससे नफरत करने लग जाते थे। ये सब बोलते हुए मधु निधि के भोलेपन का और उसके विश्वास का मजाक बना रही थी जो विश्वास निधि मध पर आंखें बंद कर करती थी। इधर मधु की बात सुनकर पल्लवी मुस्कुराते हुए बोलती है, यार जो भी हो, तुमने आज तक जो भी बेचारी निधि के साथ किया है ना उसे कभी समझ नहीं आएगा कि उसका परिवार उससे नफरत किसकी वजह से कर रहा है, उसकी बेवकूफ़ियां की वजह से या फिर तुम्हारी वजह से। इधर पल्लवी की शरारती मुस्कुराहट उसके चेहरे पर देखते हुए मधु घूरकर पल्लवी को देखते हैं तो पल्लवी की जुबान उसके मुंह में ही रह जाती है। इधर पल्लवी मधु का गुस्से वाला चेहरा देखते हुए अपने चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारे दिमाग की और तुम्हारा प्लान की दांत देनी पड़ेगी। यह सब बोलते हुए पल्लवी मधु की तारीफ कर रही थी और मधु अपनी तारीफ सुनकर पल्लवी के मुंह से सुनकर पल्लवी की तरफ देखते हुए बोलती है, देखो पल्लवी, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही थी अभी मुझे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं पल्लवी कि मैं बेवकूफ़ निधि नहीं हूँ, आई एम मधु ओबरॉय। ओके, तो यह अपनी जुबान मेरे आगे सोच समझ कर चलाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये तुम्हारे सारे खर्चे जो तुम्हारी दोस्त बनकर उठा रही हूँ ना कहीं वह मैं बंद न कर दूँ। इधर मधु की बात सुनकर पल्लवी के चेहरे पर टेंशन की लकीरें आ जाती है और वह एकदम से मधु की बात सुनते हुए मधु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, नहीं नहीं मधु, आज से मैं सोच समझ कर बोलेगी, आई प्रॉमिस। इधर पल्लवी के चेहरे पर दर्द देखकर मधु मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, अब तुम जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, भूल कर भी मम्मी को निधि की तरफ ध्यान मत देने देना। ओके। इधर मधु की बात सुनकर पल्लवी मधु के बिस्तर से खड़ी होती हुई बोलती है, ओके, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी मम्मी के दिमाग में निधि का ख्याल बिना आए। इधर पल्लवी की बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए पल्लवी को अपने हाथों से अपने कमरे से बाहर जाने का इशारा करती है तो पल्लवी मधु को गुड नाइट बोलकर मधु के कमरे से बाहर चली जाती है। इधर पल्लवी जैसे ही मधु के कमरे का दरवाजा बंद कर मधु के कमरे से बाहर जाती है तो मधु के चेहरे पर निधि को याद कर गुस्सा आने लगता है और मधु निधि को याद करते हुए ही अपने दांत पीसते हुए बोलती है, सॉरी निधि, तुम चाहे मेरी सगी बहन हो लेकिन फिर भी मैं मम्मी और पापा और भाई का प्यार तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी गलती है कि तुम हमारे घर में पैदा हुई और मेरी बहन बनी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनी, क्योंकि मैं दूसरी बहनों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ अपनी हर चीज़ बांट लूँ, चाहे वह माँ का प्यार ही क्यों ना हो, मैं वह भी तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती। यह सब बोलते हुए मधु की आंखों में निधि के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। निधि की हालत को याद करते हुए और निधि को याद करते हुए मधु अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी माँ और अपने भाई और पापा को याद करते हुए मधु गुस्से में ही बोलती है, सॉरी मॉम, दाद और भाई, मैं जो कुछ भी निधि के साथ कर रही हूँ ना वह हम सब लोगों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को उसे बेवकूफ़ लड़की के साथ कभी नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। ये सब बोलते हुए मधु निधि के बारे में कुछ सोचते हुए ही गहरी सोच में डूबी हुई ही कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह प्रशांत ओबरॉय मेंशन। निधि का रूम।
सुबह के 6:30 निधि वॉशरूम से बाहर निकलती है तो अपने कमरे बने हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है और कुछ ही मिनट में निधि चेंजिंग रूम से एक पैंट शर्ट पहनकर बाहर आती है और उसे फ्रंट शर्ट को देखते हुए निधि गुस्से में दांत पीसते हुए बोलती है, हे भगवान, सच में यह निधि पूरी की पूरी बेवकूफ़ी है। इतने ओल्ड फैशन के कपड़े भला कौन आज के टाइम में पहना है। ये पैंट शर्ट तो आज के ज़माने में जो भी पहनकर बाहर जाएगा लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। और यह मासूम निधि ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में जाती थी, मार्केट जाती थी, तो इसका मजाक ही बनाते होंगे। ये सब बोलते हुए निधि यानी कि हमारी स्टोरी की हीरोइन अपनी पैंट शर्ट को देखते हुए गुस्से में ही मिरर के सामने जाती है और अपने कर्ली हेयर्स को कम कर जैसे ही सेट करने लगती है तो इतने कर्ली हेयर को देखते हुए निधि गुस्से में ही बोलती है, हे भगवान, इन बालों को देखकर मुझे घबराहट हो रही है, क्या हेयर स्टाइल बनाया है और जमाने का। ये सब बोलते हुए मधु अपने बालों को काफी मुश्किल से कंघी कर पोनी में बांध लेती है और बेड पर पड़ा हुआ अपना पर्स और अपना मोबाइल उठाकर बिना किसी पर ध्यान दिए और कुछ ज्यादा सोच अपने कमरे से बाहर निकलती है। और कुछ ही मिनट में निधि लिविंग हॉल में आती है तो उसे अपने पापा लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे हुए नजर आते हैं। निधि सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई जैसे ही लिविंग हॉल में अपने कदम रखती है तो प्रशांत जी का ध्यान सुबह सुबह अपनी तैयार हुई बेटी पर जाता है। तो प्रशांत जी निधि को सुबह सुबह तैयार हुआ देखकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं, बेटा आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर निधि प्रशांत जी की तरफ देखते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबरॉय, मैं जरूरी काम से घर से बाहर जा रही हूँ और शाम से पहले घर आ जाऊंगी, आप मेरी टेंशन मत लेना। इधर निधि की इतनी ठंडी गुड मॉर्निंग और इतना बेरुखी वाला रवैया देखकर प्रशांत जी निधि के पास आते हैं और निधि के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं, बेटा आप कहीं बाहर जाना चाहती हो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ बेटा। इधर निधि जैसे ही प्रशांत जी के हाथ में अपना हाथ देखते हैं तो अपना हाथ प्रशांत जी के हाथ से छुड़ाते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपकी और आपके ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ ये झूठी हमदर्दी और झूठा प्यार जताना बंद कीजिए, आप मैं खुद अपनी करे और अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। इतना बोलकर निधि बिना प्रशांत जी पर ध्यान दिए अपना हाथ प्रशांत जी के हाथ से छुड़ाती है और लिविंग हॉल से बाहर की तरफ निकल जाती है। इधर निधि का इस तरह खुद से बेरुखी से बात करना प्रशांत जी के दिल को बहुत दुख आता है और वह सामने खड़ी मारिया की तरफ देखकर बोलते हैं, मारिया, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आज मेरी बेटी मुझे इतनी बेरुखी से बात कर रही है। जब भी आगे मैं मेरी बच्ची को इग्नोर करता था तो मेरी बच्ची मेरे पीछे पीछे रहती थी। पापा क्या खाओगे, पापा आप कहाँ जा रहे हो, पापा मुझे भी आपके साथ जाना है, यही सब करती रहती थी मेरे आगे पीछे। और आज जब मैं खुद उसके साथ कहीं जाना चाहता हूँ तो मुझे साफ मना कर दिया कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। इधर प्रशांत जी की हालात को देखते हुए और उनका दर्द महसूस करते हुए अपने अंदर मारिया प्रशांत जी के पास आती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलती है, साहब आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपने जो कुछ भी आज तक निधि बिटिया के साथ किया है वह सही नहीं था। सब चाहे आप बिजनेस में बिजी थे लेकिन फिर भी आपने अपना 24 घंटे में से 10-20 मिनट भी अपनी प्यारी बेटी को नहीं दिया आपने। तो आज आप कैसे ये सोच सकते हैं कि इतनी जल्दी निधि बिटिया पुरानी बातों को भूलकर आपको इतनी जल्दी माफ़ कर देगी। साहब मैं आपके घर में 18 साल से कम कर रही हूँ और मैंने इस घर में जो कुछ भी निधि बिटिया के साथ होते हुए देखा है ना, वह सब अच्छा नहीं था। साहब बहुत तरसती आई है आपकी बिटिया रानी आप सबके प्यार के लिए, लेकिन किसी ने भी उसे मासूम बच्ची के दिल के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की और आज आप चाहते हैं कि आज आपकी बेटी आपको समझ, तो माफ़ कीजिएगा साहब, इतनी जल्दी पुराने जख्म नहीं भरते हैं, सब जख्मों को भरने में समय लगता है और समय दीजिए आप अपनी बेटी को और उसे मनाने की कोशिश कीजिए, प्यार से उसका दिल जीतने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि निधि बिटिया आपको जरूर माफ़ कर देगी। इधर मारिया की बातें सुनकर प्रशांत जी का दिल दर्द से भर जाता है और उनकी आंखों के सामने एक 5 साल की मासूम से निधि का चेहरा आता है जो लिविंग हॉल में अपने पापा के पीछे पीछे फ्रूट की कटोरी लेकर घूम रही थी और बोल रही थी, पापा पापा प्लीज़ आप मेरे हाथ से थोड़ा सा फ्रूट खा लो ना पापा। ये सब बोलते हुए मासूम सी निधि अपने पापा के पास आगे पीछे घूम रही थी और प्रशांत जी अपने हाथ में फाइल्स लिए अपनी फाइल्स को पढ़ाते हुए अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट से बोलते हैं, आज शाम को जितनी भी मीटिंग से उनको कैंसिल करो और मिस्टर सिंगल के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर प्रशांत जी का असिस्टेंट ये कर बोलता है तो निधि अपने पापा को अपने असिस्टेंट से बात करते हुए देखा अपने पापा के पास आती है और जबरदस्ती सोफे पर चढ़कर अपनी फ्रूट की कटोरी से एक एप्पल का पीस अपने पापा के मुंह में डाल देती है, जिस कारण प्रशांत जी निधि की इस हरकत पर गुस्सा कर उसे डांट देते हैं।
तो मासूम निधि अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पापा का गुस्से भरा चेहरा देख अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। ये पल याद आते ही प्रशांत जी अपनी आंखों से आंसू बहते हुए बोलते हैं, क्यों मैं उसे वक्त, काम और बिजनेस में इतना अंधा हो गया कि अपनी मासूम सी बच्ची का दर्द नहीं देख पाया, उसका प्यार नहीं देख पाया। ये सब बोलते हुए प्रशांत जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठकर रो रहे थे और अपने साहब की ऐसी हालत देखते हुए मारिया किचन में जाती है और एक गिलास पानी ठंडा ठंडा ट्रे में रखकर किचन से बाहर लाती है और प्रशांत जी के सामने पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोलती है, साहब हिम्मत मत हारिए साहब, हमें पूरा विश्वास है कि आप अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे ना तो आप फिर से अपनी बच्ची को वापस पालोगे। ये सब बोलते हुए मारिया के चेहरे पर एक इंसानियत का भाव नजर आ रहा था और मारिया की बातें सुन प्रशांत जी मारिया के हाथ से पानी का गिलास लेते हैं और उसे पीते हुए मारिया की तरफ देखकर बोलते हैं, मारिया मैं अपनी बच्ची को नहीं सकता, मारिया मेरे पास अब मेरी बच्ची के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सब बोलते हुए प्रशांत जी मारिया के सामने अपने दिल का दर्द बयां कर रहे थे और मारिया अपने साहब की ऐसी हालत देखते हुए मन में बोलती है, वह गॉड, वह जीसस प्लेस इन, बाप बेटी को एक कर दो गॉड प्लीज, हमारी मासूम निधि भी अपने पापा के प्यार के लिए हमेशा तरसती आई है प्लीज। और यह सब बोलते हुए मारिया अपने परमात्मा से, अपने भगवान से, अपने साहब और अपनी निधि की खुशियों की प्रार्थना कर रही थी। दोस्तों, अगर रिबर्थ ऑफ अ हार्ट ब्रेकर पार्ट 2 आपको पसंद आ रही है तो एक छोटी सी जानकारी, दिल, इस कहानी के आगे के पार्ट्स का इंतजार यूट्यूब पर कब तक करना पड़े इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। हो सकता है अगले पार्ट्स आने में समय लगे या फिर यहाँ अपलोड न हो पाए। इसलिए अगर आप कहानी को बिना रुके कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अभी टेलीग्राम स्टोरी चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इस कहानी के आगे के पार्ट्स पहले से अवेलेबल हैं। साथ ही आपको 1000 जोर स्टोरीज और मेरे 6 जोर स्टोरी चैनल्स की कहानियाँ भी एक ही जगह पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज जरूर चेक करें, वहीं से आपको सही स्टोरी चैनल मिल जाएगा। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो एक बार जरूर ज्वाइन करें और अपनी पसंद की कहानियों का आनंद लें। वहीं दूसरी तरफ का शोरूम, एक टैक्सी बहुत बड़े शोरूम के आगे आकर रुकती है। उसे टैक्सी के शोरूम के आगे रुकते ही एक लड़की गाड़ियों के शोरूम को देखते हुए टैक्सी ड्राइवर को पैसे देती है और शोरूम को देखते हुए शोरूम के अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए वह लड़की अपने चेहरे पर चमक लिए हुए बोलती है, अब मेरी अपनी पसंद कार होगी और मेरा अपना खुद का लाइफस्टाइल होगा और खुद का अपना बिजनेस होगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये सब बोलते हुए वह लड़की अपने चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट लिए शोरूम के अंदर कदम रखती है तो उसे लड़की के कपड़ों को और उसके हेयर स्टाइल को देखकर शोरूम के अंदर खड़े लोग हैरानी से सामने कंपनी के अंदर आ रही लड़की को देखने लगते हैं कि तभी काम उसे शोरूम का मैनेजर फटाफट अपने स्टाफ को देखते हुए बोलता है, जाकर देखो कौन है ये लड़की। अभी मैनेजर इतना बोला ही था कि तभी जिस लड़की को सब आंखें फाड़े एक अजूबा समझकर देख रहे थे वह लड़की सभी की आंखों को खुद पर महसूस करते हुए खुद मैनेजर के करीब आकर अपनी ठंडी आवाज में मैनेजर की तरफ देखते हुए बोलती है, आपके शोरूम की टॉप मॉडल कार कौन सी है और कितने रेंज की है। इधर अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर और उसके कपड़ों को और उसके हेयर स्टाइल को देखते हुए मैनेजर सामने खड़ी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, इस शोरूम में आकर आप इस शोरूम की टॉप मॉडल की गाड़ी का रेट पूछ रही है मैडम, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारी टॉप मॉडल की गाड़ी का रेट 1 करोड़ से शुरू होता है, तो क्या आपके पास इतना पैसा है। इधर अपने सामने खड़े मैनेजर की तंज भरी बातें सुनकर मैनेजर के सामने खड़ी लड़की अपने चेहरे पर एटीट्यूड और मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, कीमत बोलो, अगर गाड़ी बेचनी है तो गाड़ी की कीमत बताओ और मॉडल दिखाओ गाड़ी का। इधर अपने सामने खड़ी लड़की की इतनी ठंडी बात सुनकर मैनेजर अपने सारे स्टाफ को देखते हुए उसे लड़की के करीब आता है और बोलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे शोरूम की टॉप मॉडल की गाड़ी। इधर मैनेजर की बात सुनकर वह लड़की मैनेजर के साथ ही अपने कदम शोरूम के अंदर की तरफ बढ़ा देती है और कुछ ही मिनट में वह मैनेजर और लड़की दोनों ही अपने सामने खड़ी टॉप मॉडल की गाड़ियों को देखते हैं। तो मैनेजर के साथ खड़ी लड़की एक टॉप मॉडल गाड़ी को देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, दिस डन। ये सब बोलते हुए मैनेजर के पास खड़ी लड़की एक गाड़ी की तरफ इशारा करती है तो मैनेजर लड़की की फिंगर का इशारा देखते हुए लड़की से बोलता है, पैसे तो है ना गाड़ी लेने के लिए। इधर मैनेजर की बात सुनकर मैनेजर के पास खड़ी लड़की मैनेजर से बोलती है, कपड़ों को और हेयर स्टाइल को देखकर मेरी औकात को जज करने की गलती मत करो, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा ये शोरूम तक खरीद सकती हूँ। इधर लड़की का इतना एटीट्यूड और उसकी आंखों में चमक देखते हुए मैनेजर अपने सामने खड़ी लड़की से बोलता है, 1.25 करोड़ की है ये गाड़ी और कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुई है और इस गाड़ी का 1 पीस अभी मुंबई में हमारे पास बचा है, बाकी 3 पीस जो इंडिया में आए थे
वह बिक चुके हैं। इधर मैनेजर की बात सुनकर मैनेजर के सामने खड़ी लड़की मैनेजर के सामने चेकबुक बढ़ाते हुए बोलती है, जितना अमाउंट है उसे 5 लाख ज़्यादा भर लेना, तुम्हारे लिए टिप है। इधर मैनेजर अपने सामने खड़ी लड़की के हाथ में चेक देखते हुए हैरानी से सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा है, तो मैनेजर के पास खड़ा मैनेजर का स्टाफ भी हैरानी से अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा है और उसके हाथ में पड़े हुए चेक को देखकर सभी के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बहुत सारे भाव नजर आने लगते हैं। इधर मैनेजर अपने सामने खड़ी लड़की को इतना सीरियस देख यस बोलता है और उसे लड़की के हाथ से चेक लेते हुए 2 घंटे में पूरी फॉर्मेलिटी और पेपर गाड़ी की तैयार करता है और कुछ मिनट में 1.25 करोड़ का चेक कैश भी हो जाता है। और मैनेजर चेक जैसे ही कैश करता है तो मैनेजर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। मैनेजर अपने सामने बैठी लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम वेरी वेरी सॉरी मैडम, जिस तरह से मैं आपके साथ बिहेवियर किया है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इधर मैनेजर की बात सुनकर मैनेजर के सामने बैठी लड़की अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपने हाथ में पड़े हुए कॉफ़ी के कप को टेबल पर रखते हुए बोलती है, कभी भी किसी को किसी के कपड़ों से और हेयर स्टाइल से जज मत करना मिस्टर शर्मा। इधर मिस्टर शर्मा अपने सामने बैठी लड़की की बात सुनकर बोलते हैं, यस मैडम, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा कि कभी भी दोबारा हमारे शोरूम में हमारी कंपनी में ऐसा बिहेवियर किसी के साथ ना हो। और मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपसे कुछ समय पहले बात की है वह मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैनेजर की बात सुनकर मैनेजर के सामने बैठी लड़की मैनेजर से बोलती है, ओके तो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है तो अब मैं अपनी गाड़ी ले जा सकती हूँ। अगर मैनेजर अपने सामने बैठी लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, यस यस निधि ओबरॉय, आप अपनी गाड़ी ले जा सकती है। इधर मैनेजर निधि का नाम रिस्पेक्ट से ले रहा था और निधि अपना नाम मैनेजर के मुंह से रिस्पेक्टफुली सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और अपनी गाड़ी के करीब जाकर अपनी गाड़ी को देखने लगती है। तो मैनेजर निधि के हाथ में गाड़ी की चाबी देते हुए बोलता है, कंग्रेचुलेशन मैडम। इधर निधि मैनेजर की तरफ देखकर मैनेजर के हाथ से चाबी लेते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर निधि मैनेजर के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी के अंदर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठी है और कुछ ही मिनट में निधि अपनी गाड़ी लेकर कार के शोरूम से रवाना हो जाती है। इधर हिंदी मुंबई की सड़कों पर तेजी से गाड़ी चला रही थी और आज निधि के चेहरे पर एक अलग ही चमक और मुस्कुराहट थी। निधि मुस्कुराते हुए गाड़ी की स्पीड को और गाड़ी के मॉडल को देखते हुए बोलती है, अब आया ना मजा, क्योंकि बिना रेसिंग कार के कार चलने का क्या मजा। ये सब बोलते हुए निधि एक बहुत बड़े कपड़ों के शोरूम के आगे अपनी गाड़ी रुकती है और शोरूम के अंदर जैसे ही निधि इंटर होती है तो निधि की गाड़ी को देखकर पहले तो सब लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और निधि के हेयर स्टाइल को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में निधि की गाड़ी को और निधि के एटीट्यूड को देखते हुए कोई भी कपड़ों के शोरूम में निधि से उलझने की हिम्मत नहीं करता। इधर निधि कपड़ों के शोरूम में आकर हाई ब्रांड के कपड़े शोरूम से लेती है और कपड़ों को खरीद कर कपड़ों का बिल पे करती है और बड़े एटीट्यूड के साथ अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। और निधि की गाड़ी में बैठते ही कपड़ों के शोरूम से कुछ लोग अपने हाथ में कैरी बैग लिए हुए निधि की कार के पास आते हैं और निधि को देखते हुए निधि की कार में ही सारे कपड़ों के बैग रख देते हैं। तो निधि उन सबको थैंक यू बोलता है और अपनी कार तेजी से मुंबई के बहुत बड़े सालों की तरफ लेकर बढ़ जाती है। इधर मेरी 1.5 घंटे बाद एक बहुत बड़े हबीब के ब्यूटी सैलून के आगे आकर अपनी गाड़ी रुकती है तो निधि की गाड़ी को देखते ही वहां पर खड़ा वॉचमैन फटाफट निधि के पास आता है और उसके सामने से झुककर बोलता है, मैडम आई हेल्प यू। इधर वॉचमैन को देखते हुए निधि अपनी गाड़ी की चाबी वॉचमैन के हाथ में देते हुए बोलती है, पार्किंग में लगा दो। इधर वॉचमैन निधि के हाथ से गाड़ी की चाबी लेता है और इतनी महंगी गाड़ी को देखते हुए मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठता है और निधि की गाड़ी कुछ ही फलों में पार्किंग में लग जाती है। वहीं निधि बड़े स्टाइल से सालों के अंदर अपने कदम रखती है तो निधि के हेयर स्टाइल और लुक को देखकर काफी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन सालों का उन निधि के लुक और हेयर स्टाइल को देखते हुए निधि के पास आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। इधर सामने खड़े मैनेजर को इतनी काइंडली खुद के सामने बोलना देख निधि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, मुझे अपना पूरा लुक चेंज करवाना है। इधर मैनेजर निधि के हेयर स्टाइल को और उसके फेस को देखते हुए बोलता है, डोंट टी वरी मैडम कम। इधर इतना बोलकर सैलून का ओनर निधि को खुद अपने वीआईपी रूम में लेकर जाता है और वहां जाकर निधि के पूरे हेयर स्टाइल को देखते हुए निधि को एक चेयर पर बैठता है और निधि की तरफ देखकर बोलता है, मैडम ये है हमारी आज की मॉडल के लुक, आपको इनमें से कौन सा लुक पसंद है आप मुझे बता दीजिए। इधर अपने सामने खड़े ब्यूटी ओनर की तरफ देखते हुए माया मैगजीन और बुक अपने हाथ में लेती है और जैसे ही मैगजीन को ओपन करती है तो उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर आती है जिसे देखकर निधि की आंखें उसे तस्वीर पर ठहर जाती है।
और निधि अपने सामने खड़े हेयर स्टाइलर की तरफ देखकर बोलती है, मुझे अपना पूरा गेटअप ऐसे करना है, मुझे पूरा लुक प्रियंका बजाज जैसा चाहिए। इधर जैसे ही हेयर स्टाइलर अपने सामने बैठी लड़की की बात सुनता है तो मुस्कुराते हुए बोलता है, जी मैडम, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे भी प्रियंका बजाज जैसा ही आपको लुक देना था क्योंकि आपका फेस उनसे काफी मिलता है। इधर अपने सामने खड़े हेयर मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलर की बात सुनकर निधि की आंखें हल्की सी नाम हो जाती है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट निधि की आंखों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। 3.5 घंटे बाद मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिश निधि की तरफ देखकर बोलता है, मैडम अब आप खुद को मिरर में देख सकती हो। इधर जैसे ही निधि अपनी आंखें उठाकर खुद को मिरर में देखती है तो देखते ही रह जाती है। इधर मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलर और वहां पर जितने भी स्टाफ खड़े थे जो निधि को देख रहे थे वह सब आंखें फाड़े बस निधि को देखते ही रह जाते हैं। इधर जिस हबीब के मेकअप आर्टिस्ट ने हेयर स्टाइलिश ने निधि का पूरा लुक चेंज किया था वह निधि की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है और सभी के चेहरे पर निधि को देखकर चमक आ जाती है। लड़कियां तो निधि को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कोई सुंदर अप्सरा, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा अपनी आंखों के सामने देख ली हो। इधर निधि खुद को मिरर में देखकर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलती है, बहुत उड़ाया था ना तुम लोगों ने इस मासूम का मजाक, अब मजाक उड़ाने की बारी मेरी है। ये सब बोलते हुए निधि खुद को मिरर में देखकर अपने सामने खड़े अपने हेयर स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट को देखते हुए निधि बोलती है, आप अपना अमाउंट बताए। इधर निधि की बात सुनकर हेयर स्टाइलिश अपना अमाउंट बताता है तो निधि मुस्कुराते हुए उसके हाथ में 15 लाख रुपए रख देती है। इधर निधि के हाथ से इतनी पेमेंट लेते हुए हेयर स्टाइलिश मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन मैडम मेरे तो 10 लाख बने हैं। इधर हेयर स्टाइलिश की बात सुनकर निधि मुस्कुराते बोलती है, 10 लाख आप लोगों की मेहनत के हैं और 5 लाख आप लोगों की पार्टी के लिए हैं। आपका पूरा स्टाफ आज पार्टी कर सकता है। इन 5 लाख रुपए से तो आज की पार्टी आप लोगों को मेरी तरफ से तो एंजॉय योर ग्रैंड पार्टी। इधर निधि का इतना बड़ा दिल देखकर जितना भी स्टाफ वहां हबीब के सालों में था वह सब लोग निधि को थैंक यू बोलते हैं और निधि की तारीफ करते हैं, लेकिन निधि सभी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए सैलून से बाहर चली जाती है। निधि जैसे ही सालों से बाहर आती है तो वही वॉचमैन निधि के आगे निधि की गाड़ी और चाबी लेकर निधि को नजर आता है तो निधि वॉचमैन को देखते हुए अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर वॉचमैन के हाथ में देते हुए बोलती है, ये लीजिए अंकल, मेरी तरफ से आपको टिप है। इधर वॉचमैन अपने हाथ में इतने पैसे देखकर निधि की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलता है, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, इससे तो मेरे घर का 2 महीने का गुजारा बहुत अच्छा चलेगा। इधर वॉचमैन के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू देखकर निधि मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की चाबी वॉचमैन से लेती है और अपनी गाड़ी के करीब जाकर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल उसमें बैठ जाती है और तेजी से अपनी गाड़ी लेकर मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ती है। प्रशांत ओबरॉय मेंशन शाम के 6:30 बजे ओबरॉय मेंशन के अंदर नितारा ओबरॉय गुस्से से प्रशांत की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है प्रशांत, निधि सुबह से घर नहीं आई है, तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है और वह बेवकूफ़ लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, समझ नहीं आता कि यह लड़की कब बड़ी होगी, कब इसकी बेवकूफ़ियाँ बंद होगी। यह सब बोलते हुए नितारा गुस्से में ही प्रशांत के बड़े से लिविंग हॉल में गुस्से में चक्कर काट रही थी और नितारा को गुस्से में देखकर लिविंग हॉल के बड़े से सोफे पर बैठी हुई मधु अपने पापा की तरफ देखकर बोलती है, पापा मामा सही कह रही है, आपने ना निधि को बहुत सर चढ़ा रखा है। आप जानते हो ना कि आजकल मुंबई में क्या हो रहा है, कैसे हालत चल रहे हैं मुंबई में, यह आपसे छुपी नहीं है पापा। और वह बेवकूफ़ सुबह से घर से गायब है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही उसने सुबह से किसी को कॉल किया है कि वह कहाँ पर है, और यहाँ तक कि वह तो घर से गाड़ी भी अपने साथ लेकर नहीं गई है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वह बेवकूफ़ इस वक्त है कहाँ पर। अभी मधु इतना बोली ही थी कि तभी नितारा गुस्से में प्रशांत की तरफ देखकर प्रशांत के करीब आकर उंगली दिखाते हुए प्रशांत को बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है प्रशांत, तुमने उसे बेवकूफ़ लड़की को सर पर चढ़ा रखा है। कल ही तो वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है और आज सुबह से ही वह घर से गायब है। देख लेना प्रशांत, तुम्हारे लाड प्यार के कारण अगर कल को हमारी इज्जत पर कोई बात बने ना तो मैं उसे तो माफ़ कभी करूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। इधर अपनी बीवी की कड़वी बातें सुनकर प्रशांत जी गुस्से में ही अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं, शट अप यू शट अप, कब से तुम माँ बेटी की बकवास सुन रहा हूँ मैं। अरे मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है कि तुम मेरी बेटी की चिंता करो या उसके अच्छे बुरे का कुछ भी सोचो, मैं हूँ उसके लिए। और हाँ, तुम्हें कब से अपनी बेटी की चिंता होने लगी नितारा, कल तो तुम्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब वह जिंदगी और मौत से लड़कर वापस आई थी तब तुम उसे बिना मिले बिना उसे देख अस्पताल से ऐसे गायब हुई कि जैसे तुम्हारा उसे अस्पताल में कोई अपना था ही नहीं। इधर अपने पति की कड़वी बातें सुनकर नितारा अपने पति की तरफ देखकर बोलती है, मैं कोई फ्री नहीं थी, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, मेरे भी कंधों पर एक जवान बेटी की जिम्मेदारी है और तुम थे ना निधि के पास, तो फिर मैं वहां पर रख कर क्या करती। और वैसे भी मधु को मेरी ज़रूरत थी, वह ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे
बिना निधि से मिले अस्पताल से घर आना पड़ा। इधर निकला की बात सुनकर प्रशांत जी अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोलते हैं, ओह तो तुम्हें ये पता था कि मधु की तबीयत खराब है और तुम्हें मधु को संभालना है, लेकिन मधु को संभालने के बाद तुम कौन सा यहाँ पर निधि को मिलने या उसे संभालने आ गई। इधर प्रशांत की कड़वी बातें सुनकर नितारा का गुस्सा और बढ़ जाता है और नितारा गुस्से में ही प्रशांत को उंगली दिखाते हुए प्रशांत की आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, शट अप प्रशांत शट अप, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ निधि से मिलने आई थी, लेकिन अब वह यहाँ पर है ही नहीं तो मैं अब उसका यहाँ पर वेट भी नहीं करूंगी। चलो उठो, मधु मेरी ही गलती थी, यहाँ पर उसे बेवकूफ़ लड़की से मिलने आ गई। यह सब बोलते हुए नितारा मधु को सोफे से खड़े होने का बोलती है तो मधु अपनी माँ का गुस्सा देखते हुए मन में तो शैतानों की तरह हंसती है और ऊपर से अपनी माँ और पापा के झगड़े को देखते हुए बोलती है, प्लीज़ मम्मी आप शांत हो जाए, पापा आप भी शांत हो जाए, फिलहाल आप आपस में लड़कियाँ मत, अभी हमें सिर्फ निधि के बारे में सोचना चाहिए। अभी मधु इतना बोली ही थी कि तभी प्रशांत जी निधि की चिंता में, जो खुद भी काफी टेंशन में थे, वह अपनी बेटी के लिए बार बार बेवकूफ़ और बदतमीज और अपनी पत्नी के मुंह से अपनी लाडली बेटी के लिए गलत गलत शब्द सुनकर गुस्से में ही नितारा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, चली जाओ यहाँ से, और वैसे भी अब तुम यहाँ पर दोबारा आना भी मत, मेरी बेटी को और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। इधर प्रशांत की बात सुनकर नितारा हैरान रह जाती है और मधु तो मुँह खोल अपने पापा को देखते रह जाती है कि आज उसके पापा इतना कैसे बदल गए हैं। इधर मरिया जो किचन के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ लिविंग हॉल में देख रही थी, कानों से सुन रही थी, वो प्रशांत जी का गुस्सा देखते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, आज आज ऐसा लग रहा है कि सच में निधि बिटिया के पापा आज अपनी बेटी के लिए सच में खड़े हैं। ये सब बोलते हुए मारिया नितारा को देख रही थी, जो आई तो यहाँ पर अपनी बेटी का हाल चाल पूछने थी, उसका पता लेने थी, लेकिन जब से उसे पता चला था कि निधि घर पर नहीं है तब से ही वो प्रशांत जी को निधि के बारे में गलत बोल बोलकर और उन्हें टेंशन दे रही थी और मधु भी अपनी मम्मी को गुस्से में देखकर आज में घी डालने का काम कर रही थी। यह सब याद आते ही मारिया मधु की तरफ देखकर बोलती है, पता नहीं क्या है तुम जैसी लड़की के अंदर की नितारा मैडम सिर्फ तुम्हें ही सही समझती है और तुम्हारी ही केयर करती है, और उसे मासूम निधि की नहीं, जिसके अंदर कोई लालच नहीं, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं, जिसे सिर्फ इस परिवार से प्यार चाहिए, उसे तो यहाँ कोई समझ ही नहीं पाया। और आज तुम जैसी चालबाज लड़की जिसकी आंखों में लालच साफ नजर आता है, इस लड़की पर सब लोग आंखें बंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत जल्द मेरा दिल कहता है कि निधि बिटिया की जिंदगी बदलेगी, क्योंकि जब से वह अस्पताल से घर आई है ना, मैंने उनकी आंखों में कुछ अलग ही देखा है। ऐसा लगता है कि निधि बिटिया कुछ और ही बन चुकी है। मेरा दिल कहता है कि अब दूर बदलेगा, हालात बदलेंगे, जवाब मिलेंगे, सबको सबकी बातों के अब जवाब मिलेंगे। ये सब बोलते हुए मारिया निधि की ठंडी आंखों को और उसके ठंडा रवैया को और निधि के अंदर से आ रहे बर्फ जैसे ठंडे ऑरा को याद कर रही थी, जिसे याद कर मारिया आंटी को अपने अंदर एक ठंडक महसूस होती है। इधर मारिया अभी निधि के बारे में सोच रही थी कि तभी मारिया के कानों में नितारा की आवाज़ पड़ती है, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रशांत ओबरॉय, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं भूल कर भी तुम्हारे इस घर में कभी कम नहीं रखूंगी, कभी भी नहीं, और तुम ही अब अपनी उसे बेवकूफ़ निधि को संभालना। इतना बोलकर मधु की तरफ देखते हुए नितारा गुस्से में ही अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए ओबरॉय मेंशन से बाहर की तरफ चली जाती है। अपनी मां का गुस्सा देखते हुए मधु अपने पापा की तरफ अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, पापा आपके मम्मी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पापा आप जानते हो ना कि मम्मी जितना प्यार मुझे करती है उतना ही प्यार वह निधि से भी करती है, लेकिन वह निधि से थोड़ी गुस्सा है, पापा आप तो समझो। इधर मधु की बात सुनकर प्रशांत जी मधु की तरफ देखकर बोलते हैं, प्लीज मधु मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता बेटा। इधर अपने पापा की ठंडी आवाज सुनकर और अपने पापा की बेरुखी को देखते हुए मधु गुस्से में ही अपने दांत पीसते हुए एक नज़र अपने पापा को देखकर अपनी मम्मी के पीछे ही मेंशन से बाहर चली जाती है। इधर कुछ ही मिनट में नितारा और मधु की गाड़ी प्रशांत ओबरॉय मेंशन से बाहर निकल जाती है कि तभी उनकी गाड़ियों के निकलते ही 2 मिनट बाद एक महंगी स्पोर्ट्स का ओबरॉय मेंशन के दरवाजे पर आती है। तो ओबरॉय मेंशन के दरवाजे पर खड़े गार्ड फटाफट इतनी महंगी गाड़ी को देखते हुए बिना कुछ बोल ही ओबरॉय मेंशन का दरवाजा ओपन करते हैं। तो निधि अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए ही अपनी गाड़ी ओबरॉय मेंशन में इंटर करती है और गाड़ी को रोकते ही जैसे गाड़ी से बाहर उतरती है तो निधि को देखते ही वहां पर जितने भी काम करने वाले नौकर इधर उधर घूम रहे थे वह निधि को देखकर ही हैरान रह जाते हैं। वहीं निधि सबकी आंखों में हैरानी देखते हुए अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाइव मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ जाती है और कुछ ही मिनट में निधि जैसे ही लिविंग हॉल में अपने कदम रखती है तो उसके कानों में अपने पापा की आवाज पड़ती है, कहाँ है मेरा बच्चा, तू कहाँ है, मुझे तेरी चिंता हो रही है, कम से कम तू अपने पापा को मैसेज या कॉल करके बता तो दे बच्चा कि तू कितनी देर में कर रही है अभी। प्रशांत जी अपने सर पर हाथ रखते हुए निधि के मासूम चेहरे
को याद करते हुए ये सब बोल ही रहे थे कि तभी पर प्रशांत जी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है, आप मेरी चिंता कर रहे हैं मिस्टर प्रशांत ओबरॉय। इधर जैसे ही प्रशांत जी के कानों में निधि की आवाज पड़ती है तो प्रशांत जी अपने सोफे से खड़े होकर जैसे ही लिविंग हॉल के दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें अपने सामने खड़ी लड़की पर ठहर जाती है। इधर मारिया भी जैसे ही निधि की आवाज सुनती है तो वह भी भागती हुई किचन से बाहर आती है और लिविंग हॉल में जैसे ही निधि को देखते हैं तो उसका मुंह निधि को देखकर खुला का खुला ही रह जाता है। निधि का न्यू लुक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको निधि का ये न्यू लुक, और अब अपनी बेटी को इतना बदल देखकर कैसा लगा होगा प्रशांत जी को, और क्या होगा जब मधु और नितारा निधि के इस लुक को देखेंगे, और प्रशांत जी क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ने एक ऐसी गाड़ी खरीदी है जिस गाड़ी के सपने उनकी मधु 3 साल से देख रही है। क्या होगा जब नितारा, मधु और आयुष देखेंगे निधि के इस न्यू लुक को, क्या वह लोग निधि को पहचान पाएंगे? क्या करेगी अब निधि अब अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए आगे? आखिर क्या चल रहा है निधि के दिमाग में, क्या पहचान बनाने जा रही है निधि अपनी इस मुंबई शहर में? ये तो मुंबई प्रशांत ओबरॉय मेंशन। प्रशांत जी जैसे ही निधि की आवाज़ सुनकर अपने आलीशान लिविंग हॉल के में दरवाजे पर निधि को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इधर मारिया भी निधि की आवाज़ सुनकर किचन से भाग कर लिविंग हॉल में आकर जब प्रशांत जी की नज़रों का पीछा करती है तो अपने सामने इतनी खूबसूरत परियों जैसी लड़की को देखकर मारिया का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इधर प्रशांत जी अपनी आंखों में हैरानी लिए और चेहरे पर चमक लिए अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए धीरे से बोलते हैं निधि। इधर निधि जैसे ही प्रशांत जी की आवाज़ सुनती है तो अपने कदम धीरे धीरे लिविंग हॉल के अंदर की तरफ बढ़ते हुए एकदम से प्रशांत जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और प्रशांत जी की तरफ देखकर बोलती है, जी हाँ मिस्टर ओबरॉय, मैं निधि ही हूँ। इधर जैसे ही प्रशांत जी अपनी बेटी की बेरुखी भारी ठंडी आवाज़ सुनते हैं तो एकदम से निधि के पास आकर उसके बदले हुए लुक को और उसकी खूबसूरती को देखते हुए बोलते हैं, बेटा आप तो पूरी बदल गई हो। ऐसा लग रहा है कि आज हम बरसों बाद नींद से उठे हैं और नींद से उठते ही हमारे सामने एक चमत्कार हो गया है। इधर प्रशांत जी बात सुनकर निधि अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, क्या हुआ मिस्टर प्रशांत ओबरॉय, आज आपको मेरा ये बदला हुआ अंदाज, बदला हुआ हेयर स्टाइल और मेरे ये कपड़े, मेरा ये लुक देखकर आज आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? इधर निधि की बात सुनकर प्रशांत जी अपनी आंखों में हल्की सी नमी लिए अपनी बेटी की खूबसूरती को और उसकी हेयर स्टाइल और उसके कपड़ों को देखते हुए बोलते हैं, बेटा आप चाहे पहले की तरह कपड़े पहनो, हेयर स्टाइल बना, हमें आपके उसी तरह रहने सहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि आप ही हमारी दुनिया हो, आप ही हमारे जीने की वजह हो, और एक पिता के लिए अब उसकी बेटी चाहे किसी भी लिबास में रहे रहती उसकी बेटी ही है। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर निधि प्रशांत जी की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा क्या बात कही है आपने मिस्टर प्रशांत, अच्छा लगा मुझे आपकी बातें सुनकर, लेकिन फिलहाल मिस्टर प्रशांत ओबरॉय आपकी इन बातों का अब मुझ पर बिल्कुल असर नहीं होने वाला, तो प्लीज़ अब ये सब हमदर्दी और यह नौटंकी आप मेरे सामने मत कीजिए, क्योंकि अब मुझे आपकी इन बातों से ना ही तो कोई फर्क पड़ता है और ना ही मुझे आपकी इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास है। तो प्लीज़ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे फालतू की बातें सुनकर आप परेशान मत कीजिए। इतना बोल करने की मारिया की तरफ देखकर बोलती है, मन मेरा खाना आप मेरे कमरे में ही भिजवा देना क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इधर निधि मारिया को इतना बोलकर भी ना मारिया की कोई बात सुन अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। मारिया जो निधि की खूबसूरती देखकर अपनी आंखों में चमक लिए और प्यार लिए निधि में खोई हुई थी, वो निधि की कड़वी बातें सुनकर होश में आती है और निधि और प्रशांत जी की बातों को याद करते हुए मारिया प्रशांत जी के करीब आकर बोलता है, सब कुछ समय दीजिए आप बिटिया रानी को, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वह आपको माफ़ कर देगी, लेकिन आप अपनी हिम्मत मत हारिए। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए अपनी आंखों में आंसू लिए लिविंग हॉल के सोफे पर एकदम से गिर जाते हैं। तो मारिया प्रशांत जी को इस तरह टूटा देखभाल कर प्रशांत जी के पास आकर बोलती है, संभालिए साहब खुद को, इस तरह खुद को दर्द मत दीजिए सब। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपने दर्द भरे चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लाते हुए निधि की बातों को याद करते हुए मारिया से बोलते हैं, मारिया आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलतियों की वजह से मैंने अपनी बच्ची को खो दिया है। मारिया ये सब बोलते हुए प्रशांत जी अपनी बेटी की बातों को याद करते हुए अंदर से टूट रहे थे कि तभी मारिया प्रशांत जी के पास घुटनों के बल बैठे हुए बोलती है, साहब अभी भी आपने कुछ नहीं खाया है, शायद आपने वह नहीं देखा जो मैं देख रही हूँ, शायद आपने वह नोटिस नहीं किया जो मैं कर रही हूँ। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी अपना चेहरा उठाकर मारिया की तरफ देखते हैं तो मारिया अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपने साहब से बोलता है, साहब आप निधि बिटिया की खंजर जैसी बातें सुनकर अंदर से जख्मी तो हो गए हैं, लेकिन आपने अपनी बेटी की एक बात नोटिस नहीं की जो शायद मैं कर चुकी हूँ। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी मारिया की तरफ देखकर बोलते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मारिया, साफ साफ कहो। इधर मारिया अपने साहब की बात सुनकर बोलती है,
साहब निधि बिटिया जिसे फैशन का और कपड़ों का कुछ भी नहीं पता था, आज वह एक सुपर मॉडल बनकर आपके सामने आई है और आपने शायद एक बात नोटिस नहीं की कि आपका दिया हुआ कार्ड भी उन्होंने नहीं लिया। तो आप ये सोचिए कि उनके पास पैसे कहाँ से आए इतना सब कुछ करने के लिए, और अभी आपने शायद कुछ और चीज़ भी नोटिस नहीं की है। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी मारिया की तरफ देखकर बोलते हैं, ये तो मैं भूल ही गया, मारिया की निधि इतना बली कैसे, उसे तो कभी भी फैशन का और ट्रेडिशनल कपड़ों का और शॉर्ट ड्रेस का और हाई प्रोफेशनल कपड़ों का कुछ भी नहीं पता था, तो वह इतना कैसे बदल गई और इतने पैसे कैसे आए उसके पास। इधर प्रशांत जी अभी इतना बोल रही थी कि बाहर से काफ़ी सारे नौकर अपने हाथ में कैरी बैग लिए प्रशांत जी के सामने आकर बोलते हैं, सर निधि मैडम का सामान है, क्या हम उनके कमरे में लेकर चले जाएं। इधर प्रशांत जी इतने सारे कैरी बैग्स को देखते हुए और उन कैरी बैग्स के ऊपर लगे हुए ब्रांड के अटैक को देखते हुए महारानी से बोलते हैं, क्या ये सारा सामान निधि का है। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर प्रशांत जी के सामने दो सर्वेंट अपना सिर झुकाते हो बोलते हैं, जी सर मैडम ये सारा सामान अपनी कार में लेकर आए हैं। इधर जैसे ही प्रशांत जी नौकर की पूरी बात सुनते हैं तो हैरानी से बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, कर कौन सी कर। अभी प्रशांत जी इतना बोले थे कि तभी प्रशांत जी की बात सुनकर एक नौकर प्रशांत जी की तरफ देखकर बोलता है, सब बाहर बहुत महंगी कर आई है, वह भी निधि मैडम लेकर और खुद चला कर आई है वह उसे कर को। इधर प्रशांत जैसे ही नौकर की बात सुनते हैं तो हैरानी से बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर नौकर मुस्कुराते हुए बोलता है, जी साहब आप चलिए देखिए बाहर कितनी महंगी कर है, ऐसी कर तो मैं बड़े बड़े हीरो और हीरोइन के पास अच्छी है। इधर नौकर की बात सुनकर जहां मारिया हैरान थी वहीं प्रशांत फटाफट लिविंग हॉल से भागते हुए अपने आलीशान की छोटी सी पार्किंग में आता है तो अपने सामने स्पोर्ट्स कार को देखकर प्रशांत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मारिया इतनी खूबसूरत कर को अपनी आंखों के सामने देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, देखा साहब मैंने कहा था ना कि आपकी बेटी एक हीरा है, एक हीरा जिसकी कीमत अभी किसी को नहीं पता। ये सब बोलते हुए जहां मारिया की आंखों में खुशी के आंसू थे वहीं मारिया की आंखों में निधि के लिए प्यार और भरोसा और चमक साफ नजर आ रही थी। इधर प्रशांत अपने सामने खड़ी स्पोर्ट्स कार को देखते हुए बोलता है, ये कार एक हफ्ता पहले ही इंडिया में लॉन्च हुई है और यह इतनी महंगी कार निधि के पास कैसे आए, और इस कार को देखकर ऐसा लगता है कि यह अभी शोरूम से निकली हुई कार हो। इधर प्रशांत जी इतना बोले थे कि तभी प्रशांत जी की नज़र गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाती है तो गाड़ी की नंबर प्लेट को देखते हुए प्रशांत जी समझ जाते हैं कि सच में ये गाड़ी अभी शोरूम से निकाल कर ही आई है। और इधर मारिया अपनी आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए प्रशांत जी की तरफ देखकर बोलती है, देखा साहब मैंने कहा था ना कि मेरी निधि बिटिया, एक दिन आपको आपकी बिटिया पर फक्र होगा। देखा साहब, देखा आपने, मेरी बात सच हुई ना। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी कुछ नहीं बोलते और अपने आलीशान मेंशन के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अगर रिबर्थ ऑफ अ हार्ट ब्रेकर पार्ट 2 की कहानी आपको पसंद आ रही है तो एक छोटी सी बात, स्माइल। इस कहानी के आगे के पार्ट्स इस YouTube चैनल पर कब आएंगे इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, हो सकता है आने में काफ़ी समय लगे या यहाँ आगे अपलोड ही न हो पाए। इसलिए अगर आप कहानी को बिना रुके कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अभी टेलीग्राम स्टोरी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इस कहानी के आगे के पार्ट्स पहले से उपलब्ध हैं और आगे के अपडेट्स भी वहीं मिलते रहेंगे। उंगली से दाहिनी और इशारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ज़रूर चेक करें। अगर इस वीडियो में लिंक न मिले तो इस चैनल की किसी भी दूसरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको वही लिंक आसानी से मिल जाएगा। अब देर मत कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और कहानी के अगले पार्ट्स का आनंद लीजिए। वहीं दूसरी तरफ निधि अपने कमरे में जैसे ही पहुंचती है तो अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए धीरे धीरे अपने कदम शीशे की तरफ बढ़ते हुए कुछ ही पलों में जब नीति शीशे के सामने आती है तो खुद के कपड़ों को और खुद के हेयर स्टाइल और खुद को इतना खूबसूरत देखते हुए अपने चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोलती है, चेहरा है या चंद खिला है, जुल्फों अंधेरी छाँव है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, इतना बता तेरा नाम है क्या। ये सब बोलते हुए निधि अपने गालों को, अपने होठों को अपनी उंगलियों से छू रही थी कि तभी निधि के कमरे का दरवाजा एकदम से खुलता है तो निधि अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर शीशे के सामने खड़ी हुई ही बोलती है, क्या हुआ मिस्टर प्रशांत, क्या अब भी आपको मुझे कोई और शिकायत है जो आप इतनी जल्दी इस तरह भागते हुए मेरे कमरे में आए हैं, क्या अभी मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी जो आप मुझे यहाँ पर सजा सुनाने आए हैं। इधर जैसे ही निधि की बातें प्रशांत जी सुनते हैं तो निधि के करीब आते हुए बोलते हैं, निधि बेटा ये कार आपकी है। इधर अपने पापा की बात सुनकर निधि मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं मैंने चुराई है। इधर निधि की बात सुनकर प्रशांत
जी निधि की बातों को अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनते हुए बोलते हैं, बेटा आप हमें जो सुनना चाहती हो, जितने ताने मारना चाहती हो, जितनी सजा देना चाहती हो दे लो, हम उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज बेटा बताओ कि इतनी महंगी करोड़ की कार आपके पास कैसे आए। इधर निधि अपने पापा की बात सुनकर बोलती है, आप ना ही तो मेरे पापा हो और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार जो मैं आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दूं कि मैं ये गाड़ी कैसे ली, कहाँ से ली, कैसे आई मेरे पास, तो प्लीज आपको सिर्फ मैं इतना बता सकती हूँ कि यह मेरी गाड़ी है और इसके पेपर गाड़ी की डैक्स बोर्ड में पड़े हैं, जाकर चेक कर लीजिए। ये सब बोलते हुए निधि अपने हाथ में पड़ी हुई गाड़ी की चाबी प्रशांत जी के सामने करती है, तो प्रशांत जी निधि की बात सुनकर शर्मिंदगी से अपना चेहरा निधि की आंखों में देखते हुए झुका लेते हैं, तो अपने पापा का झुका हुआ चेहरा देखने दी मन में बोलती है, सॉरी निधि, आज मुझे तुम्हारे पापा को इतना हर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आई एम सॉरी। यह सब मैं उन्हें इसलिए सुन रही हूँ कि ताकि आने वाले समय में वह दोबारा वह गलतियां ना दोहराए। जी नहीं, गलतियों के कारण आज वह अपनी बेटी को खो चुके हैं। ये सब बोलते हुए निधि की आंखों में निधि की पुरानी यादें आ रही थी, जिन्हें याद कर निधि प्रशांत जी को ताने मार रही थी। इधर प्रशांत जी निधि की बात सुनकर निधि के हाथ से गाड़ी की चाबी नहीं लेते और वह शर्मिंदगी से निधि की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी, मेरी कोई बात तुम्हें हर्ट कर गई हो तो मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर प्रशांत जी अपनी आंखों में आंसू लिए निधि के कमरे से बाहर चले जाते हैं, तो मरिया जो निधि के कमरे के बाहर खड़ी दरवाजे पर बाप बेटी की बातें सुन रही थी, वह अपनी आंखों में आंसू लिए प्रशांत जी को निधि के कमरे से जाता देख बोलती है, निधि बिटिया आप इतना कैसे बदल सकती हो, कैसे आप अपने पिता को इतना दर्द दे सकती हो। जी पिता को कुछ फल की मुस्कुराहट देने के लिए अपने हजारों दर्द सकी। ये सब बोलते हुए मारिया निधि की पुरानी जिंदगी को याद कर रही थी और वही निधि प्रशांत जी को अपने कमरे से इस तरह टूटे हुए जाता देख बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर प्रशांत ओबरॉय, मैं जो कुछ भी आपके साथ कर रही हूँ ना वो तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ आप लोगों ने निधि के साथ किया है ना, उसकी माफी तो शायद भगवान आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देगा, लेकिन आपको माफी देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपकी बेटी मरते वक्त भी आपको याद कर रही थी, अपनी माँ को याद कर रही थी, लेकिन उसके सीने में जो दिल धड़क रहा था ना, उसमें सिर्फ आपके लिए सबसे ज्यादा प्यार था और आपको हमेशा खुश रखने के लिए और आपका प्यार पाने के लिए निधि ने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी सहा है ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सब बोलते हुए निधि की जिंदगी को याद करते हुए प्रियंका अपने कमरे के दरवाजे के पास आती है और अपने कमरे का दरवाजा बिना मारिया पर ध्यान दिए बंद कर देती है, और मारिया जो छुपाकर निधि पर नजर रख रही थी और निधि के चेहरे के बदलते और भाव को देख रही थी, वह कमरे का दरवाजा जैसे ही बंद होता हुआ देखती है तो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, आप सब लोगों ने साहब, आप सब लोगों ने मिलकर हमारी मासूम सी निधि को मार दिया साहब। अब जो निधि आपके सामने है ना, वह कोई और ही है, क्योंकि मुझे अब निधि बिटिया की आंखों में वह मासूमियत और वह भोलापन नजर नहीं आता, जो मासूमियत और भोलापन मुझे निधि बिटिया की आंखों में एक्सीडेंट से पहले नजर आता था। ये सब बोलते हुए मारिया पुरानी निधि को याद करते हुए सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ निधि का आलीशान कैमरा और फ्लो तैयार हो रहा था और वही निधि यानी कि प्रियंका अपने फ्लो को खुद रेडी करवा रही थी और अपने ही रेडी किए हुए डिजाइन को किसी डिजाइनर से बनवा रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत जी अपनी बेटी की कड़वी बातों को सुनते हुए अपने कमरे में आ चुके थे और अपनी गलतियों को याद कर वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बहुत दर्द दिए हैं मैं बच्चा, तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं, आज मुझे खुद को तुम्हारा पिता कहने में भी शर्म आती है। ये सब बोलते हुए प्रशांत जी अपनी मासूम बेटी का रोता हुआ चेहरा याद करते हैं, जो प्रशांत जी की कड़वी बातें सुनकर दर्द में भी मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रशांत जी को नजर आता था। इधर निधि की दर्द भरी मुस्कुराहट को याद करते हुए प्रशांत जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को इतना दर्द कैसे देता आया इतने समय तक, कैसे, जबकि मैं अपनी बेटी की बेरुखी 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी मासूम बच्ची ने इतने सालों से मेरी बेरुखी कैसे बर्दाश्त की होगी। यह सब बोलते हुए प्रशांत जी गुस्से में अपनी गलतियों को याद कर पछता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नितारा ओबरॉय मैंशन, नितारा गुस्से में ही अपने आलीशान मेंशन में पहुंचती है, तो लिविंग हॉल में इंटर करते ही नितारा अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए मधु की तरफ देखकर बोलती है, मधु देखा, तुमने देखा बेटा कैसे तुम्हारे पापा ने मुझे अपने घर से इंसल्ट कर बाहर निकाला है। इधर मधु अपने पापा की बातों को याद करते हुए अपनी मम्मी के साथ जो अपने मेंशन में इंटर हुई थी, वह अपनी मम्मी के करीब आते हुए बोलती है, मम्मी शांत हो जाओ, पापा की इसमें कोई गलती नहीं है, पापा तो बस गुस्से में आपसे ये सब कुछ कह गई, वह कभी भी आपको इस तरह घर से जाने का नहीं कह सकते, आप यह अच्छे से जानती हो। इधर अपनी बेटी की बात सुनकर नितारा गुस्से में ही अपनी बेटी की तरफ देखकर बोलता है, तुम पागल हो गई हो मधु, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे सामने मुझे अपने घर से जाने के लिए बोला और ऊपर से निधि जिसका पता लेने के लिए मैं ओबरॉय मेंशन गई, उसे तो खुद अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है, तो हम उसकी चिंता क्यों करें। ये सब बोलते हुए नितारा की आंखों के सामने प्रशांत का गुस्से भरा चेहरा और आ रहा था और प्रशांत की कड़वी बातें नितारा को किसी खंजर की तरह अपने सीने में छुप रही थी।
निधि को अपने कमरे में मारिया के साथ देख प्रशांत जी हुए हैरान। दोस्तों, अब तक आप सब ने देखा कि ओबरॉय मैंशन से नितारा ओबरॉय गुस्से में अपने मैंशन में आती है तो अपने घर पहुंचते ही नेत्र अपने हाथ में पड़ा हुआ पर्स सोफे पर फेंकते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पति की कड़वी बातों को याद करते हुए बोलती है, देखा मधु, देखा तुम्हारे पापा ने किस तरह मुझे अपने घर से बेइज्जती कर निकाला है। मैं इस बेइज्जती को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यस, और वह निधि जिसे मैं पता लेने के लिए ओबरॉय मेंशन गई थी, उसे तो खुद अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है तो मैं उसकी चिंता क्यों करूंगी। इधर मधु अपनी माँ का गुस्सा देखते हुए अपनी माँ को शांत करने लगती है। अब कहानी में आगे। अब तक मुंबई, नितारा ओबरॉय मेंशन, लिविंग हॉल, रात के 8:30। नितारा गुस्से में अपने पति की कही हुई बातों को याद करते हुए निधि को बुरा भला बोल रही थी, और जहां नितारा गुस्से में अपनी एक बेटी को बुरा भला बोल रही थी, वहीं मधु अपनी मां का गुस्सा देखते हुए अपनी मां के करीब आकर बोलता है, मोम शांत हो जाओ प्लीज, पापा आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकते, आप ही अच्छे से जानते हो। बस वह निधि की चिंता में थे और इसी कारण उन्होंने निधि का सारा गुस्सा आप पर उतार दिया। इधर मधु की बात सुनकर नितारा गुस्से में मधु की तरफ देखकर बोलती है, मधु तुम्हें क्या लगता है कि मेरे चेहरे पर ये लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। इधर अपनी मम्मी की बात सुनकर मधु नाम है सर हिलाती है तो अपनी बेटी का नाम है हिलता हुआ सर देखकर नितारा गुस्से में ही किचन में खड़े नौकरों पर चिल्लाते हुए बोलती है, रेखा श्यामू कहाँ मर गए तुम दोनों। इधर अपनी मालकिन की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रेखा और श्यामू दोनों ही कुछ ही मिनट में नितारा और मधु के सामने आ जाते हैं तो नितारा रेखा की तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, तो मैं दिखा नहीं कि तुम्हारी दोनों मालकिन घर आ गई है और उन्हें तुम्हें कुछ पानी पिलाना है या कुछ पूछना है। इधर अपनी मालकिन की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर और उनके गुस्से वाला चेहरा देखकर देखा डरते हुए बोलती है, सॉरी मालकिन, हम अभी किचन से ठंडा ठंडा पानी लेकर आते हैं आपके लिए। इधर अपनी मालकिन का गुस्सा देखकर रामू भी फटाफट सॉरी मैडम बोलकर किचन में चला जाता है तो मधु अपनी मम्मी का गुस्सा बढ़ता हुआ देख अपनी मम्मी के करीब आकर बोलता है, मोम प्लीज शांत हो जाओ, आपका बीपी हाई हो जाएगा, प्लीज इतनी टेंशन मत लो। इधर मधु के चेहरे पर खुद के लिए फिक्र देखकर नितारा कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस अपने मुंह से छोड़कर बोलती है, आई एम सॉरी मेरी बच्ची, मैंने उसे बेवकूफ़ निधि का और प्रशांत का सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। इधर अपनी माँ को शांत होता देख मधु अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, मोम प्लीज़ अब आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, अगर आपने थोड़ा सा और स्ट्रेस लिया ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं आपको बीमार होते हुए नहीं देख सकती। इधर मधु की आंखों में खुद के लिए प्यार और फिक्र देख नितारा हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए बोलती है, ठीक है मेरे बच्चे, मैं अब गुस्सा नहीं करूंगी। अभी नितारा इतना बोली थी कि रेखा अपने हाथ में 2 गिलास पानी लिए नितारा और मधु के सामने आती है तो मधु रेखा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए अपनी मां को पिलाने लगती है तो नितारा मधु को अपनी इतनी फिक्र करता देख मधु के हाथ से पानी पी लेती है और फिर मधु की तरफ देखकर बोलती है, बेटा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक डिनर भी रेडी हो जाएगा और तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, तुम भी थक गई होगी ना क्योंकि तुम भी कल से बीमार थी और इतना बीमार होने के बावजूद भी तुम अपनी छोटी बहन का पता लेने के लिए घर गई थी उसके पास, लेकिन वह बेवकूफ़, उसे तो किसी की फिक्र ही नहीं है। ये सब बोलते हुए नितारा गुस्से में ही अपनी बेटी मधु का मुरझाया हुआ चेहरा देख अपने कमरे में चली जाती है। इधर अपनी मम्मी की बातें सुनकर मधु अपनी माँ के सामने भोली और मासूम बनते हुए बोलती है, मोम आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लूंगी और आप भी रेस्ट कर लो। इधर मधु की बात सुनकर जाती हुई नितारा सुनते हुए बोलती है, ठीक है बच्चा, तू भी रेस्ट कर। इधर नितारा अपने कमरे में चली गई थी और इधर मधु लिविंग हॉल को खाली देखते हुए अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, क्या बात है निधि, आज तो मम्मी को तुम पर मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अपने आप ही तुम्हारी ही बेवकूफ़ी की वजह से मम्मी का गुस्सा तुम्हारे प्रति और बढ़ गया और मम्मी जो सुबह से उठते ही तुम्हारे लिए फिक्र में थी कि तुम्हें देखना है, तुम्हारा हाल चाल पूछना है, अब उनका वह सारा प्यार जो कुछ समय के लिए तुम्हारे लिए जगा था वह फिर से गुस्से और नफरत में बदल गया है। क्या बात है, इसी तरह गलतियां करती रहो मधु ताकि बहुत जल्द मम्मी तुम्हारी शक्ल देखने से भी नफरत करे। ये सब बोलते हुए मधु मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर मधु आज काफी खुश थी अपनी मां को निधि पर इतना गुस्सा करते देख, वही अपने पापा और मम्मी के झगड़े को लेकर मधु थोड़ी चिंता में भी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत ओबरॉय मेंशन, निधि का रूम। निधि अपने कमरे में नहाकर फ्रेश होकर फिर से अपना लैपटॉप अलमारी से निकलकर उसे ओपन करती है और कुछ काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे लिविंग हॉल में
नीचे किचन में मारिया निधि और प्रशांत जी के लिए अपने हाथों से खाना बना रही थी और तकरीबन 1 घंटे बाद मारिया निधि और प्रशांत जी के लिए हेल्दी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर बाकी मेड्स को लगाने का बोल देती है तो घर की मैड्स मारिया के ऑर्डर पर डाइनिंग टेबल पर खाना लगना शुरू कर देती है और मारिया सबसे पहले प्रशांत जी की उम्र को देखते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती है और कुछ ही मिनट में मारिया प्रशांत जी के कमरे के दरवाजे पर आती है तो प्रशांत जी के कमरे को नोक करती है तो प्रशांत जी की आवाज़ मारिया को सुनाई देती है, अंदर आ जाओ मारिया। इधर मारिया अपने साहब की बात सुनकर जैसे ही प्रशांत जी के कमरे का दरवाजा खोलकर प्रशांत जी के कमरे में जाती है तो प्रशांत जी को अपने बेड पर लेट देखा उनके पास आकर बोलता है, साहब क्या हुआ, आप इस तरह क्यों लेटे हुए हो, क्या आपकी तबीयत खराब है। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठाते हुए बोलते हैं, नहीं मारिया मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता तो मत करो, तुम ये बताओ कि निधि ने कुछ खाया। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर और प्रशांत जी की हालत को देखते हुए मारिया प्रशांत जी की तरफ आते हुए बोलती है, बड़े साहब मैंने आपको कहा है ना कि आप निधि बिटिया की चिंता मत कीजिए, मैं उसे खाना खिला दूंगी, आप अपनी चिंता कीजिए, आपकी हालत देखो आपने क्या कर ली है। इधर प्रशांत जी मारिया की बात सुनकर अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोलते हैं, मारिया मेरी हालत की चिंता मत करो, जब तक मुझे मेरी बेटी मेरे गुनाहों की सजा नहीं दे देती तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मारूंगा नहीं। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर मारिया प्रशांत जी की हालात को देखते हुए प्रशांत जी से बोलता है, सब ऐसा मत बोलिए, अगर आपको कुछ हो गया तो निधि बिटिया का इस दुनिया में है ही कौन। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मारिया वैसे भी आज तक मैंने मेरी बेटी के लिए किया ही क्या है, और अगर अब मुझे कुछ हो भी जाता है तो कौन सा अब मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए कोई जगह या प्यार है, मैंने अपनी गलतियों की वजह से अपनी बेटी को खो दिया है। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर मारिया मन में ही बोलती है, नहीं सब नहीं, आप गलत कर रहे हो और गलत सोच रहे हो, आपकी बेटी आज भी आपको प्यार करती है, अगर वह आपको प्यार न करती होती तो कभी भी आपके पास आपके घर में नहीं आकर रहती, और मैं अब आपको और दर्द में नहीं देख सकती साहब, क्योंकि पछतावे से बड़ा, पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं होता, और आपको अपनी गलतियों का एहसास है, आपको अपनी गलतियों पर पछतावा है, तो आज निधि को भी आपको माफ करना ही होगा। ये सब बोलते हुए मारिया बिना प्रशांत जी को कुछ कहे प्रशांत जी के कमरे से बाहर चली जाती है और निधि के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ निधि जो अपने कमरे में अपना लैपटॉप लिए अपने काम में बिजी थी, जैसे ही निधि के कमरे का दरवाजा खुलता है तो निधि दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर गुस्से में जब दरवाजे की तरफ देखती है तो मारिया को गुस्से में अपने कमरे में आया देख निधि अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए बोलती है, क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो, क्या कोई बात हुई है। इधर निधि जो खुद अपने गुस्से को कंट्रोल कर मारिया से ये सब बोल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मारिया अपने साहब को और उनकी बातों को याद करते हुए एकदम से निधि के करीब आते हुए बोलती है, निधि बिटिया आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, बेटा प्लीज हमें खाली मत भेजिएगा। इधर मारिया की आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द देखते हुए निधि अपने गुस्से को भूल जाती है और एकदम से मारिया की बात सुनकर अपने बेड से खड़ी होती हुई मारिया के करीब आकर बोलती है, माँ बताओ हुआ क्या है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या कोई बात हुई है, जो कहना है साफ साफ कहो मुझे। इधर निधि की बात सुनकर मारिया अपनी आंखों से आंसू बहते हुए बोलती है, बेटा सबको माफ कर दे, अपने पिता को माफ कर दो बेटा। इधर मारिया की बात सुनकर निधि की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है और चेहरा भावहीन हो जाता है। इधर निधि को पल भर में अपने पिता के जिक्र से इतना ठंडा होता देख मारिया अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है, बेटा मैं जानती हूँ तू अपने पिता से नाराज है, लेकिन बेटा जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तेरे पापा ने अपनी नींद सुख चैन सब कुछ गवा दिया, तेरे खोने के डर ने उन्हें पूरा तोड़ कर रख दिया था बेटा, हम सच कह रहे हैं बेटा। इधर मारिया की बात सुनकर निधि अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोलती है, जो कहना है मोम साफ साफ कहो। इधर निधि की बात सुनकर मारिया निधि की तरफ देखते हुए बोलती है, बेटा मैं मानती हूँ कि साहब ने पहले तेरी इतनी परवाह नहीं की, पहले तेरे खाने पीने को लेकर तुझे बहुत ताने मारे हैं, तेरे कपड़ों को, तेरे हेयर स्टाइल को देखकर वह तुझे कभी भी अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाते थे और तुझे हमेशा खुद से दूर ही रखते थे, लेकिन जब तेरा एक्सीडेंट हुआ और जब डॉक्टर ने कहा कि तू अब कभी भी अपनी जिंदगी में होश में नहीं आएगी, तब तेरे पापा टूट गए, तुझे मौत के करीब जाता देख उन्हें एहसास हुआ कि तू उनकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। मेरा विश्वास कर बेटा, जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ था तेरे पापा ने एक समय का खाना तक ध्यान से नहीं खाया है। इधर मारिया की बातें सुनकर निधि की आंखें कुछ पल के लिए जो ठंडी थी वह नॉर्मल होने लग जाती है, और इधर निधि जैसे जैसे मारिया की बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसे प्रशांत जी पर जो गुस्सा था वह शांत भी हो रहा था। इधर कुछ ही मिनट में मारिया 20 दिनों में जो कुछ भी प्रशांत जी ने अपनी बेटी के खोने के डर से किया था वह सब कुछ निधि को बताती है, तो निधि प्रशांत जी के प्यार को और उनकी परवाह को देखते हुए खुद के लिए मारिया की तरफ देखकर बोलती है,
कहाँ पर है पापा? इधर निधि के मुंह से प्रशांत जी के लिए पापा सुनकर मारिया अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोलती है, अपने कमरे में है बेटा, और कल से उन्होंने अनाज का एक बहाना भी नहीं खाया है। मैंने जबरदस्ती उन्हें 2 बार चाय तो पिलाई है, लेकिन उन्होंने चाय का कप हाथ में तो लिया, लेकिन एक घूंट भी चाय का उन्होंने नहीं पिया है। प्लीज बेटा अपने पापा को संभाल ले मेरी बच्ची। वैसे भी जब से तू हॉस्पिटल में थी तब से तेरे पापा ने खाने पीने पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था, और अब तेरी बेरुखी, तेरी तने भरी बातें सुनकर वह बिल्कुल ही टूट गए हैं। इधर मारिया की बात सुनकर निधि मारिया के करीब आकर बोलती है, आप चिंता मत करो मारिया माँ, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। आप पापा के लिए खाने की प्लेट लगाओ, मैं अभी आ रही हूँ नीचे। जब निधि की बात सुनकर मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए बोलती है, ठीक है बेटा जल्दी आ, मैं तेरा नीचे वेट कर रही हूँ। इधर मारिया की बात सुनकर निधि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आप जाइए मैं आता हूँ। निधि की बात सुनकर मारिया फटाफट निधि के कमरे से बाहर चली जाती है और डाइनिंग टेबल पर लगे खाने को देखते हुए डाइनिंग टेबल से प्लेट उठाती है और उसमें खान लगाना शुरू कर देती है। कुछ ही मिनट में निधि भी नीचे लिविंग हॉल में डाइनिंग टेबल की तरफ आती है और मारिया की तरफ देखकर बोलती है, खाना लगा दिया मॉम। इधर मारिया जैसे ही निधि की आवाज़ सुनती है तो अपने पीछे पीछे पलट कर जब निधि को देखते हैं तो बोलती है, हाँ बेटा मैंने मलिक के लिए खाना लगा दिया है। इधर मारिया की बात सुनकर निधि मारिया के करीब आकर मारिया के हाथ से खान की प्लेट लेती है और बोलती है, चलो फिर पापा के रूम में चलते हैं। इधर निधि की बात सुनकर मारिया मुस्कुराते हुए हाँ मैं सर हिलाती है तो निधि और मारिया दोनों ही प्रशांत जी के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ प्रशांत जी अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए थे और बार बार उनकी आंखों के सामने निधि के और उसके कुछ प्यार भरे पल आ रहे थे, जिन्हें याद कर वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोलते हैं, कितना प्यार समय था जब मैं मेरी प्यारी बिटिया को अपने कंधों पर उठाकर गार्डन में घूमता था। यही सब पल याद करते हुए निधि के बचपन की यादों को याद करते हुए प्रशांत जी अपनी बेटी की खूबसूरती, मासूमियत और भोलेपन को और अपनी गलतियों को याद कर अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे कि तभी उनके कमरे का दरवाजा एकदम से खुल जाता है। तो अपने कमरे में फिर से मारिया को आता देख प्रशांत जी बोलते हैं, मारिया अब क्या लेने आए हो मेरे पास? इधर मारिया प्रशांत जी की बात सुनकर बोलती है, बड़े मालिक मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, अपने 2 दिन से ढंग से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ तो खा लीजिए। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी बोलते हैं, नहीं मारिया मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तुम निधि को खाना खिला दो, वह अभी अभी हॉस्पिटल से आई है और उसके लिए हेल्दी खाना बहुत जरूरी है, और अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो वह खाना नहीं खाएगी, और अगर वह खाना नहीं खाएगा तो वह ठीक कैसे होगी जल्दी, और अब मैं अपनी बेटी को और तकलीफ में नहीं देख सकता मारिया, इसलिए मैं अब उसके सामने नहीं जाऊंगा। मेरे बार बार उसके सामने जाने से वह गुस्सा होती है, और अगर वह गुस्सा होगी तो फिर से बीमार हो जाएगी। इधर प्रशांत जी की बातें सुनकर मारिया कुछ बोलती कि तभी प्रशांत जी को एक प्यारी मीठी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर उनका ध्यान मारिया के पीछे जाता है। और अगर आपकी बेटी खुद आपको खाना खिलाने के लिए आए तो इधर जैसे ही प्रशांत जी निधि की आवाज़ सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत जी को हैरान देख निधि मारिया के पीछे से आगे आते हुए अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए अपने पापा की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने पापा के बैग के बिल्कुल करीब आकर खड़ी होकर बोलती है, बोलिए पापा, अगर आपकी बेटी आपको अपने हाथों से खाना खिलाए तो इधर निधि को अपने कमरे में खाने की प्लेट अपने हाथों में लिए देख प्रशांत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलते हैं, बेटा तुम मेरे लिए खाना लाए हो? इधर अपने पापा की दर्द भरी आवाज सुनकर निधि अपने पापा के करीब बेड पर खान की प्लेट अपने हाथों में लिए बैठकर बोलती है, हाँ मैं आई हूँ अपने पापा के पास अपने हाथों से अपने पापा को खाना खिलाने के लिए। क्या मेरे पापा को मेरा आना अच्छा नहीं लगा? इधर निधि की बात सुनकर प्रशांत जी एकदम से निधि के हाथ से खान की प्लेट लेकर उसे बेड पर साइड में रखते हुए एकदम से निधि का हाथ खींचकर उसे अपने सीने से लगाकर बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। बच्चा अपने पापा से दूर मत जा, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा बच्चा। इधर अपने पापा की बातें सुनकर निधि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और निधि अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को देखते हुए मन में बोलती है, आज तक मुझे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला, अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन आज आपके सीने से लगकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरे पिता हो। और आज जो मैंने मेरे अंदर आपको लेकर एहसास महसूस किए हैं वह एहसास मैंने कभी भी अपने उसे सौतेले पिता के झूठे प्यार से भी महसूस नहीं किए थे। ये सब बोलते हुए प्रियंका की आंखों में अपनी जिंदगी के कुछ पल आते हैं जिन्हें याद कर प्रियंका के हाथ की मुठिया काश जाती है, लेकिन दूसरे ही पल प्रियंका होश में आते हुए प्रशांत जी से दूर होकर बोलती है,
पापा अब मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, आई प्रॉमिस, लेकिन सबसे पहले आप खाना खाएं और मुझे भी खिलाएं। ये सब बोलते हुए निधि खान की प्लेट फिर से बेड पर जो साइड में प्रशांत जी ने रख दी थी उसे उठाती है और अपने पापा और अपने बीच में रख लेती है। तो प्रशांत जी निधि की इस हरकत पर मुस्कुराते हुए फटाफट खान की प्लेट की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं और एक निवाला रोटी का तोड़कर उसमें सब्जी, अचार और रायता लगाते हुए निधि की तरफ खाने का निवाला बढ़ा देते हैं। तो निधि अपना मुंह खोल देती है और निधि को इस तरह बच्चों की तरह मुंह खोलते देख प्रशांत जी फटाफट निधि के मुंह में खाने का निवाला डालकर बोलते हैं, अब आया मेरा बच्चा मेरे पास वापस, तरस गया था मैं इन पलों को फिर से जीने के लिए मेरे बच्चे। इधर अपने पापा की बात सुनकर निधि भी एक खाने का निवाला अपने हाथों से तोड़ती है और उसमें सब्जी, अचार और रायता लगाते हुए अपने पापा की तरफ खाने का निवाला बढ़ा देती है। तो प्रशांत जी भी अपनी बेटी की आंखों में खुद के लिए प्यार देख अपना मुंह खोल देते हैं। तो निधि अपने हाथों से अपने पापा को खाना खिलाने लगती है। इधर मारिया दोनों बाप बेटी का प्यार देखकर और दोनों बाप बेटी को एक साथ देखकर अपने गोद की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोलती है, थैंक यू गॉड, थैंक यू माय जीसस, आपने आज फिर से बाप बेटी को एक कर दिया। जहां मारिया के मुंह से अपने पापा का निधि के लिए प्यार और प्रवाह देख प्रियंका ने प्रशांत जी को माफ कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ मारिया भी अपनी बिटिया को और अपने बड़े मालिक को एक साथ देखकर अपने इशू यानी कि अपने यीशु को थैंक यू बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ नितारा ओबरॉय मेंशन डाइनिंग टेबल, रात के 9:30। आयुष मॉम आप बिना निधि से मिले ही पापा के घर से आ गई, यह आपने अच्छा नहीं किया। नितारा आयुष की बात सुनकर अपने हाथ में पड़े हुए खाने के निवाले को वापस प्लेट में रखते हुए अपने आयुष बेटे की तरफ देखकर बोलती है, बस करो आयुष, मैं वहां निधि का पता लेने ही गई थी, लेकिन तुम्हारी लाडली बहन जो जिंदगी और मौत से लड़कर सुबह ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी, वह अगले दिन सुबह अपनी हेल्थ का बिना कोई ख्याल किया, बिना अपने पिता से परमिशन लिए और बिना अपने पिता को कुछ बताए बड़े मजे से मुंबई के आलीशान मॉल में शॉपिंग कर रही थी। इधर अपनी मां की बात सुनकर आयुष अपनी मां की तरफ देखकर बोलता है, क्या मतलब है आपका? इधर आयुष की बात सुनकर नितारा कुछ बोलती कि तभी मधु अपने चेहरे पर मायूसी और निधि के लिए हल्की सी चिंता लिए बोलती है, भाई आप मामा पर गलत गुस्सा कर रहे हो। भाई मम्मी तो निधि का पता लेने ही ओबरॉय मेंशन गई थी, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो पापा काफी परेशान लिविंग हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे और निधि का फोन बार बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन निधि का फोन नहीं लग रहा था, जिस कारण पापा मारिया आंटी की तरफ देखकर बोलते हैं, मारिया सुबह से निधि गई है घर से बाहर, लेकिन अभी तक उसने एक भी कॉल नहीं की मुझे कि वह कैसी है, कहाँ पर है, मुझे काफी चिंता हो रही है निधि की। मारिया इधर मारिया प्रशांत जी की बात सुनकर कुछ बोलती कि तभी नितारा गुस्से में प्रशांत जी की तरफ कदम बढ़ाती हुई बोलती है, क्या निधि घर पर नहीं है? वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है खुद की हेल्थ को लेकर? और क्या कहा आपने कि उसने सुबह से आपको फोन तक नहीं किया है कि वह कहाँ पर है? कितनी बिगड़ चुकी है ये लड़की, उसे अपने माँ बाप की भी चिंता का ख्याल नहीं है। इधर नितारा की बातें सुनकर प्रशांत जी जब अपने पीछे पलटकर जब नितारा को देखते हैं और नितारा के साथ मधु को देखते हैं तो मधु को देखते ही प्रशांत जी बोलते हैं, बेटा आप कब आए? इधर मधु अपने पापा की प्यार भरी आवाज सुनकर कुछ बोलती कि तभी नितारा गुस्सा में प्रशांत जी की तरफ देखकर बोलती है, पर साथ मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ तो मैं मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इधर यही सब बोलते हुए मधु अपने भाई को जो कुछ भी ओबरॉय मेंशन में हुआ था वह सब बता रही थी। इधर जैसे जैसे मधु के मुंह से आयुष ओबरॉय मेंशन में जो कुछ भी हुआ था वह सुन रहा था, वैसे वैसे आयुष गुस्से में ही चिल्लाते हुए खान की प्लेट में अपना चम्मच जोर से फेंकते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि शायद हमारी सबकी लापरवाही की वजह से ही निधि का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और कहीं ना कहीं हम सभी लोग निधि की उसे हालात के जिम्मेदार हैं जो अस्पताल में हुई थी, लेकिन अब निधि की हरकत के बारे में जानकर मुझे उसे बेवकूफ़ पर गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई पापा को इतना परेशान करने की और सारा दिन घर से लापरवाहों की तरह बाहर रहने की? एक तो उसे बेवकूफ़ को ना ही तो दुनियादारी का कुछ पता है और ना ही आजकल के फैशन सेंस का, तो यह माल में करने क्या गई थी कल सारा दिन? और दूसरी बात, पापा ने उसे मॉल जाने के लिए पैसे भी दे दिए। ये सब बोलते हुए आयुष के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अपने किसी भी सवाल का जवाब आयुष के पास नहीं था। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या निधि के खिलाफ मधु आयुष को भड़का कर अपना फिर से कोई खेल खेल रही है? क्या होगा जब निधि को मधु के खेल के बारे में पता चलेगा? क्या प्रशांत जी और निधि एक पिता और बेटी की तरह अब हमेशा साथ रह पाएंगे? कैसे लगी निधि मधु से निधि के साथ हुए अन्याय का बदला? ये तो अब कहानी की आपको अगले भाग में पता चलेगा दोस्तों कि हमारी यह फ्लर्टिंग गर्ल आगे क्या क्या करती है। ये तो अब आप लोगों को कहानी के अगले चैप्टर में पता चलेगा दोस्तों। अब तक मुंबई, नितारा ओबरॉय मेंशन, लिविंग हॉल, रात का समय। आयुष मधु की बात सुनकर गुस्से में ही निधि को बुरा भला बोलने लग जाता है। इधर आयुष गुस्से में अपनी बहन को बुरा भला बोल रहा था, वही अपने
भाई के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए मधु अपने भाई की बात का जवाब देते हुए बोलती है, भाई प्लीज शांत हो जाओ, अभी वह छोटी है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है, प्लीज भाई। इधर मधु के चेहरे पर निधि के लिए चिंता देख आयुष गुस्से में ही अपने खाने की प्लेट को अपने सामने से हटाते हुए बोलता है, शटअप मधु शटअप, तुमने भी निधि की साइड लेकर उसे सर पर चढ़ा रखा है। यहाँ मैं कब से चिंता में मरा जा रहा था कि शायद हम लोगों की लापरवाही के कारण ही निधि का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यहाँ निधि जो खुद जिंदगी और मौत से लड़कर वापस आए है। जब उसे ही अपने परिवार की चिंता नहीं तो हम लोग भी उसकी चिंता क्यों करें। और वैसे भी वह नालायक जितनी मर्जी कोशिश कर ली तुम्हारी तरह बनने की मधु, लेकिन वह नहीं बन सकती, वह रहेगी गवार की। इतना बोलकर आयुष एक नज़र अपनी माँ को देखकर बोलता है, सॉरी मॉम, मुझे आप पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इतना बोलकर आयुष बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और इधर नितारा अपने बेटे के गुस्से को देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए मधु की तरफ देखकर बोलती है, मधु बेटा तू तेरे भाई को खाना खिला दे, क्योंकि तेरा भाई तो उसे बेवकूफ़ निधि के कारण खाने का अनादर कर कर चला गया, काम से कम तू तो उसे जाकर समझा कि खाना खा ले। इधर अपनी माँ की बात सुनकर मधु अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, मॉम प्लीज़ आप चिंता मत करो, मैं भाई को खाना खिला दूंगी, आप खाना खा लो, मेरे होते हुए आपके भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ मॉम मैं हूं ना। इधर नितारा अपनी बेटी की बात सुन अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करती है और अपने खाने की प्लेट में लगे हुए खाने को देखकर फिर से प्लेट में पड़ा हुआ चम्मच अपने हाथ में लेती है और खाने को खाना शुरू कर देती है। इधर नितारा को खाना खाते देख मधु अपने सामने खड़ी नौकर को आंखों से ही फटाफट खान की प्लेट लगाने का इशारा करती है, तो मधु का इशारा समझते ही घर की नौकरानी जो कि मधु की उंगलियों के इशारों पर नाचती है, वह मधु का इशारा समझते ही फटाफट खान की प्लेट उठकर खाना लगाना शुरू करती है। तो मधु अपने सामने बैठी पल्लवी को आंखों से कुछ इशारा करती है, तो पल्लवी नितारा की तरफ देखकर बोलती है, आंटी आप चिंता मत कीजिए और प्लीज बार बार निधि के बारे में सोचकर अपनी हेल्थ मत खराब कीजिए। इधर पल्लवी की बात सुनकर नितारा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपनी बेटी मधु की तरफ देखकर फिर से पल्लवी की तरफ देखकर बोलती है, खाना खा लूंगी, तुम भी खाना खा लो। इधर नितारा की बात सुनकर पल्लवी अपने खाने की प्लेट में खाना सर्वे करते हुए खाना खाने लगती है और इधर मधु अपनी माँ और पल्लवी को देखते हुए खाने की प्लेट सर्वेंट के हाथ से ले जाते हुए को अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती है, मोम मुझे अब आपके चेहरे पर निधि को लेकर कोई टेंशन नजर नहीं आनी चाहिए और तुम पल्लवी जब तक मोम सारा खान कंप्लीट ना कर ले तब तक तुम मोम के पास से नहीं उठोई। मधु की बात सुनकर पल्लवी मुस्कुराते हुए मधु की तरफ देखकर बोलती है, डोंट वरी मधु, तुम जाकर अपने भाई को खाना खिलाओ, आंटी का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। इधर पल्लवी की बात सुनकर मधु आंखों से ही पल्लवी को कुछ इशारा कर अपने भाई के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और वही पल्लवी मधु का इशारा समझते हुए मन में बोलती है, क्या फैमिली है पूरी की पूरी नौटंकी, जहां भाई जिसके चेहरे पर कुछ पल के लिए मुझे निधि के लिए प्यार नजर आ रहा था, वहीं अब जरा सी अपनी बहन के बहकावे में आकर वही भाई अब अपनी इस बहन को बुरा भला बोल रहा है। जी बहन के लिए कुछ देर पहले वह खुद अपनी माँ से लड़ रहा था। हे भगवान, क्या बेवकूफ़ फैमिली है, चलो मुझे क्या लेना इनका, यही मोटा दिमाग मुझे इनके घर का सदस्य बनाएगा। ये सब मन में बोलते हुए ही पल्लवी अपने खाने की प्लेट में चम्मच घूमते हुए खाना खा रही थी और साथ में नितारा की प्लेट पर भी उसकी नजरें बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आयुष का रूम। आयुष अपने कमरे की बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चांद को देखते हुए भी चांद की ठंडक को महसूस करते हुए भी गुस्से से लाल थी। आयुष चांद को देखते हुए ही गुस्से मैं अपने दांत पीसते हुए बोलता है, निधि तुम कभी नहीं सुधर सकती, कभी भी नहीं, तुम बार बार मधु की बराबरी करने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम बेवकूफ़ लड़की कभी भी नहीं ये समझ सकती कि तुम मधु की बराबरी चाहकर भी नहीं कर सकती। यह सब बोलते हुए आयुष की आंखों के आगे बार बार निधि का फैशन सेंस और कपड़े आ रहे थे जिन्हें पहनकर वह उटपटांग हरकतें करती थी, जिन्हें याद करते हुए आयुष अपने कमरे की बालकनी पर अपने हाथ टाइट करते हुए गुस्से में बोलता है, निधि अगर तुम्हारी वजह से पापा को कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। ये सब बोलते हुए जहां आयुष अपने पापा की हेल्थ के बारे में सोच रहा था, वहीं मधु अपने भाई के कमरे में आते ही अपने भाई के कमरे में अपनी नज़र घूमते हुए वह अपने हाथ में खाने की प्लेट को पकड़े हुए बोलती है, भाई कहाँ पर है, अभी भाई का गुस्सा भी भाई के नाक पर चढ़ा हुआ है और यही मौका है, मुझे भाई के दिल से निधि को पूरा उतरना होगा। ये सब बोलते हुए मधु कमरे की बालकनी की तरफ जब अपना चेहरा करती है तो उसे कमरे की बालकनी में एक परछाई नजर आती है और परछाई को देखते हुए मधु अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, इसका मतलब भाई बालकनी में है, यही मौका है, मधु लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। ये सब बोलते हुए मधु फिर से मासूम बनते हुए अपने भाई का नाम लेने लगती है, भाई भाई आप कहाँ हो। इधर मधु की आवाज़ सुनकर आयुष एकदम से कमरे की बालकनी की ग्रिल को पकड़ते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए बोलता है,
मधु, मैं यहाँ हूँ छोटी, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? इधर आयुष की आवाज़ सुनकर मधु अपने हाथ में पड़ी हुई खान की प्लेट को और टाइट पड़ते हुए अपने भाई की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। तो इधर आयुष चांद की तरफ चेहरा किए हुए चांद को देख रहा था कि तभी मधु जैसे ही बालकनी में आती है तो अपने भाई को चांद की तरफ देखते हुए देखा, अपने भाई से बोलता है, भाई आज भी आपको चांद देखना कितना पसंद है ना? इधर मधु की बात सुनकर आयुष मधु की तरफ पलटते हुए बोलता है, हाँ मुझे चांद देखना बहुत पसंद है मधु। इधर अपने भाई की बात सुनकर मधु अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हैं, बोलती है, ठीक है भाई आप चांद देखिए, मैं आपके लिए यहीं पर खाना लगा देता हूँ। मधु की बात सुनकर आयुष का ध्यान मधु के हाथ में पड़ी हुई खान की प्लेट पर जाता है तो आयुष मधु के हाथ में खाने की प्लेट को देखते हुए बोलता है, मधु मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो बेटा। इधर अपने भाई के मुंह से बेटा सुन मधु अपने भाई का हाथ अपने हाथ में पड़ते हुए बोलती है, भाई जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। इधर मधु की बात सुनकर आयुष हैरानी से मधु की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुमने खाना नहीं खाया? इधर मधु अपने भाई की बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपना करना में हिला देती है तो आयुष अपनी बहन के नाम में हिलते हुए सर को देखकर कसकर अपनी आंखें बंद कर फिर से खोलकर अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोलता है, मधु बच्चा ये क्या है, क्यों बच्चों जैसी जिद करने लगी हो तुम आजकल? इधर अपने भाई की बात सुनकर मधु अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, भाई मैं मानती हूँ कि आप मुझे और निधि को बराबर प्यार करते हो और आप मुझसे ज्यादा निधि की करे भी करते हो, लेकिन भाई सबकी केयर करने का मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी केयर करना छोड़ दो। इधर मधु की बात सुनकर आयुष मधु की आंखों में आंसू देखे हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर अपनी बहन के करीब आकर अपनी बहन के कंधों से उसे पकड़कर बोलता है, कितनी बड़ी हो गई है तुम्हारी और वह नालायक ने थी, बड़ी होकर भी वह ये नहीं समझता कि घर की जिम्मेदारियां क्या है, घर में अपनों का प्यार पाना और केयर करना उसे कभी आया ही नहीं है, उस बस तुमसे बराबरी करना आता है और उसे आता ही क्या है। इधर आयुष की बात सुनकर मधु अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए बालकनी में लगे हुए टेबल पर खान की प्लेट रखती है और अपने ही भाई का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, भाई हम सारी बातें बाद में करेंगे, फिलहाल आप निधि की चिंता मत कीजिए, वह धीरे धीरे समझदार हो जाएगी, अभी वह बच्ची है, आप खाना खाएं। इधर मधु की बात सुनकर आयुष ना चाहते हुए भी मधु के सामने चेयर पर बैठ जाता है और आयुष के चेयर पर बैठते ही मधु अपने भाई के चेहरे पर निधि के लिए गुस्सा देखते हुए मन में ही बोलती है, देखा निधि धीरे धीरे मैं तुम्हें सबके दिल से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी, फिलहाल मैं फेंक भी चुकी हूँ, ये जो बस कभी कभी मम्मी और भाई के दिल में तुम्हारे लिए ये जो प्यार उमड़ जाता है ना, यह मुझे खराब करता है, क्योंकि जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मानने लगे हैं और मैं ये सब होने नहीं दे सकती। यह सब बोलते हुए मधु अपने भाई की तरफ देख रही थी जो बड़े प्यार से खुद भी खाना खा रहा था और साथ में देखने वाला बार बार मधु के मुंह की तरफ भी कर रहा था। इधर मधु भी अपने भाई के हाथ से खाना तो खा रही थी लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जिससे आयुष पूरी तरीके से अनजान था। इसी तरह मधु अपने भाई के हाथ से खाना तो खा लेती है लेकिन आयुष जो खाना तो मधु की जीत के कारण खा रहा था लेकिन बार बार उसे खुद की सोच पर ही पछतावा हो रहा था, जिसके बारे में आपको आगे जाकर पता चलेगा। इधर मधु को खाना खिलाकर आयुष मधु की तरफ देखकर बोलता है, बच्चा अब तो खुश है? इधर आयुष की बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत खुश भाई, क्योंकि आज अपने पूरे 1 वीक बाद मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया है। इधर मधु की बात सुनकर आयुष मुस्कुराते हुए बोलता है, और तुमने भी काफी दिनों बाद मुझे याद दिलाया है कि मैं अपनी छोटी को काफी दिनों से अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है। इधर आयुष की बात सुनकर मधु मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए अपने भाई का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, भाई अब आप सो जाए प्लीज, सुबह फिर आप जल्दी उठ जाओगे और फिर कंपनी के लिए निकल जाना है आपने, और आप इसी कारण ना तो अपने खाने पर ध्यान दे पाते हो और ना ही कंप्लीट आप रेस्ट कर पा रहे हो, तो सच में बहुत बड़ी हो गई है और समझदार भी। इधर अपने भाई की बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आप पर जो गई हूँ भाई। इधर मधु की बात सुनकर आयुष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और मधु अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट देखे हुए अपने भाई को गुड नाइट बोलते और खाने की प्लेट अपने भाई की टेबल से उठती है और अपने भाई को रेस्ट करने का बोलकर अपने भाई के रूम से बाहर चली जाती है। इधर जैसे ही मधु आयुष के कमरे से बाहर आती है तो मधु का चेहरा जो कुछ देर पहले मासूम और भोली भाली प्यारी लड़की का था वह अब एक चालक शैतानी लड़की का बन जाता है। मधु अपने भाई के कमरे से बाहर आते हुए अपने चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, आई एम सॉरी निधि, मैं कभी भी अपने भाई को और अपनी माँ को तुम्हारा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं, और बहुत जल्द मैं पापा को भी तुमसे छीन लूंगी क्योंकि पापा भी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। ये सब बोलते हुए मधु अपने
हाथ में पड़ी हुई खान की प्लेट को देखते हुए अपने सामने खड़े नौकर से बोलती है, दिख नहीं रहा कि तुम्हारी मालकिन के हाथ में खाने की गंदी प्लेट है। इधर जैसे ही नौकर मधु के हाथ में खाने की प्लेट देखी है तो डरते हुए बोलती है, सॉरी मैडम सॉरी। इधर खाने की प्लेट अपने हाथ से नौकर की तरफ गुस्से में बढ़ाते हुए मधु बोलती है, आइंदा से अगर गलती हुई ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी, समझी। इधर मधु की बात सुनकर घर की सर्वेंट यस मैडम बोलकर फटाफट अपना सर मधु के आगे झुका लेती है तो मधु सर्वेंट के चेहरे पर खुद की बातें सुनकर डर देखकर बड़े घमंड से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर जहां मधु के असली चेहरे से नितारा और आयुष अनजान थे, वहीं पल्लवी मधु के असली रूप को अच्छे से जान चुकी थी और मधु आज तक कैसे कैसे खेल खेलती आई है निधि के साथ, उन सब बातों के बारे में भी पल्लवी को सब कुछ पता था। इसलिए पल्लवी भी मधु के पैसे के कारण और उसकी पावर के कारण पल्लवी मधु का साथ हर उसके घर बुरे काम में दे रही थी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जहां नितारा हाउस में भी सभी लोग दिनकर अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए सोने के लिए चले गए थे, वहीं दूसरी तरफ लंदन डायमंड कंपनी, नरेंद्र सक्सेना ऑफिस, जूडो, ये सब कैसे हो सकता है मेरे साथ? मैंने 250 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पर लगाया था और यह प्रोजेक्ट कैसे किसी और का हो सकता है? कैसे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ जूडो। इधर जैसे ही नरेंद्र सक्सेना की आवाज़ जूडो के कानों में पड़ती है तो जूडो डरते हुए नरेंद्र सक्सेना के सामने अपना सिर झुकाए हुए घुटनों के बल बैठकर बोलता है, सर मुझे नहीं पता कि रातों रात हमारी कंपनी के शेयर कैसे बिक गए और कैसे हमारे बचे हुए शेयर इतनी जल्दी गिर गए। ये सब बोलते हुए जूडो अपने मालिक के सामने घुटनों के बाल बैठा था और नरेंद्र सक्सेना अपने बिजनेस को बर्बाद होता देख गुस्से में चिल्लाते हुए जूडो के सीने पर एक लात मारते हुए बोलता है, तारानकन तारानकन तारानकन, ये तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा? रातों रात मेरी कंपनी के शेयर जो मेरे थे वह कैसे किसी और के हो गए और कैसे बचे हुए जो मेरे शेयर थे उनका रेट रातों रात ऐसे गिर गया। ये सब बोलते हुए नरेंद्र सक्सेना गुस्से में जूडो को मार रहा था कि तभी नरेंद्र सक्सेना के ऑफिस का दरवाजा खुलता है तो नरेंद्र सक्सेना का ध्यान अपने ऑफिस के खुले दरवाजे पर जाता है तो अपने ऑफिस में बिना अपनी परमिशन के किसी को आया देख नरेंद्र सक्सेना गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हो डी यू, कौन हो तुम जो बिना मेरी परमिशन के मेरे ऑफिस में घुस आए हो? अभी नरेंद्र सक्सेना इतना बोला ही था कि तभी काफी सारे बॉडीगार्ड्स नरेंद्र सक्सेना के ऑफिस में एंटर होते हैं कि तभी नरेंद्र सक्सेना इतने सारे बॉडीगार्ड को अपने ऑफिस में देखकर अपने चेहरे पर गंभीरता और चिंता लाते हुए बोलता है, कौन हो तुम लोग? अभी नरेंद्र सक्सेना इतना बोली रहा था कि तभी एक आदमी नरेंद्र सक्सेना के सामने आते हुए बोलता है, अपनी आवाज को नीचे करो, नरेंद्र सक्सेना किंग आ चुके हैं। इधर जैसे ही नरेंद्र सक्सेना अपने सामने खड़े शख्स की पूरी बात सुनता है तो हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखकर बोलता है, कौन हो तुम और किस किंग की बात कर रहे हो? इधर नरेंद्र सक्सेना के चेहरे पर दर्द देखकर और उसकी लड़खड़ाती आवाज को सुनकर नरेंद्र सक्सेना के सामने खड़ा शख्स कुछ बोलना कि तभी नरेंद्र सक्सेना के कानों में एक ठंडी बर्फ जैसी आवाज पड़ती है, कौन क्या कर रहे हो? नरेंद्र सक्सेना तुम्हारा बाप हूँ मैं, किंग। इधर जैसे ही नरेंद्र सक्सेना इतनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनकर सामने दरवाजे के पास खड़े आदमियों को देखकर जैसे ही उन आदमियों के पीछे खड़े हैं आदमी पर जैसे ही नरेंद्र सक्सेना की नजर पड़ती है तो नरेंद्र सक्सेना डरकर अपने कदमों को डगमगाता देख काफी मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने दोनों हाथ अपने सामने खड़े आदमी को देखकर जोड़ते हुए बोलता है, किंग। नरेंद्र सक्सेना अपने सामने खड़े शख्स की पहचान को पहचानते हुए डरकर घुटनों के बाल जमीन पर उसे आदमी के सामने बैठकर बोलता है, किंग ऑफ, आखिर मुझे क्या गलती हो गई? आपको यहाँ मेरे ऑफिस आना पड़ा? इधर नरेंद्र सक्सेना डरकर अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी वह शख्स सभी आदमियों के बीच में से किसी राजा की तरह चलता हुआ नरेंद्र सक्सेना के सामने आता है तो अंदर सक्सेना का खास आदमी जूडो फटाफट किंग को देखकर नरेंद्र सक्सेना की चेयर किंग के सामने करता है तो सभी लोग जूडो इस हरकत को देखकर कुछ नहीं करते, लेकिन नरेंद्र जूडो की हरकत को देखते हुए मन में बोलता है, इसका मतलब मैं ही बेवकूफ़ था जो किंग को नहीं पहचान पाया। इधर नरेंद्र सक्सेना इतना बोला ही था कि तभी किंग नरेंद्र सक्सेना की ही चेयर पर किसी राजा की तरह बैठते हुए बोलता है, हाँ तुम बेवकूफ़ थे नरेंद्र सक्सेना जो तुम मुझे पहचान नहीं पी। तुमने क्या कहा था कि मैं कौन हूँ, क्या औकात है मेरी, यही कहा था ना तुमने मुझे? इधर नरेंद्र सक्सेना अपने सामने बैठे बादशाह की तरफ देखकर बोलता है, किंग मुझसे गलती हो गई, मैंने ऑप्शन में आपको नहीं पहचाना था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी नरेंद्र सक्सेना इतना बोला ही था कि तभी किंग साइड चेयर पर बैठा हुआ किंग नरेंद्र सक्सेना के चेहरे पर दर्द देखते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ? नरेंद्र सक्सेना निकल गई सारी हेकली, डर लग रहा है आप मुझसे, अब करो मुझे ऊंची आवाज में बात। इधर नरेंद्र सक्सेना अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से आंसू बहते हुए बोलता है, माफ कर
दो किंग, मैं आपको कल पहचान नहीं पाया था, मुझे अनजाने में गलती हो गई। अभी नरेंद्र इतना बोला था कि तभी नरेंद्र जो अपने सामने बैठे किंग के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बाल बैठा हुआ था कि तभी नरेंद्र सक्सेना के दोनों हाथों की हथेलियां कटकर एक ही झटके में नीचे गिर जाती है और नरेंद्र सक्सेना का खून नरेंद्र सक्सेना के ऑफिस में ही पानी की तरह बहने लगता है और उसकी भयानक दर्द भारी चीज उसी के ऑफिस में इतनी भयानक गूंजती है कि ऑफिस के बाहर जितने भी स्टाफ थे उन सभी के कानों में नरेंद्र सक्सेना की जैसे ही दर्द भरी आवाज पड़ती है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि ऑफिस में कौन आया हुआ है। इसीलिए सारा स्टाफ नरेंद्र सक्सेना की दर्द भारी चीख को सुनकर भी उसके पास नहीं आ रहा था। वहीं नरेंद्र सक्सेना दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिरा हुआ था और उसके हाथों से खून पानी की तरह बह रहा था कि तभी नरेंद्र सक्सेना के बहते हुए खून को देखकर किंग अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर बोलता है, राहुल। नरेंद्र सक्सेना का आलीशान अब किसी को भी लंदन में याद नहीं रहना चाहिए। इधर जैसे ही राहुल अपने सामने बैठे शख्स की बात सुनता है तो सिर्फ झुकते हुए बोलता है, ओके बस। इधर नरेंद्र सक्सेना जैसे ही किंग की पूरी बात सुनता है तो दर्द से तड़पते हुए बोलता है, प्लीज किंग मुझसे गलती हो गई, मुझे इतना बर्बाद मत कीजिए। कि अभी नरेंद्र सक्सेना इतना बोला था कि तभी किंग की ठंडी बर्फ जैसी आवाज नरेंद्र सक्सेना की रीढ़ की हड्डी तक को हिला कर रख देती है। किंग, नरेंद्र सक्सेना क्या करोगे उसे आलीशान विला का, अब जब उसे विला में तुम्हारा कोई रहने वाला ही नहीं रहेगा। इधर नरेंद्र सक्सेना जैसे ही किंग की पूरी बात सुनता है तो दर्द में तड़पते हुए ही किंग के पास आकर बोलता है, माफ कर दो कि माफ कर दो प्लीज, मेरे परिवार को कुछ मत करो, चाहे मेरी जान ले लो। इधर नरेंद्र सक्सेना की बात सुनकर किंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, जान तो अब तेरी लेनी ही है मुझे, क्योंकि तेरी ऊंची आवाज अगर मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं की तो लोग किंग के खौफ को और किंग के डर को अपने दिमाग से निकलने की कोशिश करेंगे और वह मैं कभी होने नहीं दूंगा। इतना बोलते हैं कि अपनी कमर से एक तीखा खंजर निकलता है और एक ही झटके में नरेंद्र सक्सेना की गर्दन को उसके धड़ से काटकर अलग कर देता है। नरेंद्र सक्सेना की इतनी भयानक मौत देखकर जूडो किंग के सामने अपना सर झुका लेता है और घुटनों के बाल किंग के सामने बैठते हुए बोलता है, मालिक मालिक मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इधर जूडो की बात सुनकर कि जोर जोर से मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम बहुत वफादार हो जोड़ो, तुमने अपने मालिक को बहुत समझाया था कि मुझे ना उलझे, लेकिन तुम्हारे मालिक को लगता था कि अगर उसकी कंपनी लंदन में तीसरे नंबर पर है तो वह लंदन का बादशाह बन गया है। लेकिन तुम्हारे मालिक की गलतफहमी नहीं, उसे आज मौत के मुंह में भेज दिया है। इसीलिए तुमने तो 1000 बार तुम्हारे मालिक को समझने की कोशिश की थी कि मुझे ऊंची आवाज में बात ना करे, लेकिन क्या है ना इसके सर पर घमंड चढ़कर बोल रहा था और जिस पर घमंड सवार हो जाए उसे इंसान की मौत निश्चित ही होती है। ये सब बोलकर किंग अपनी जगह से खड़ा होता है और किंग की बात सुनकर जूडो जो किंग के सामने घुटनों के बाल बैठा था वह अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मालिक मेरे लिए कोई हुक्म। इधर जूडो की बात सुनकर किंग मुस्कुराते हुए बोलता है, हाथ से तुम मेरे लिए काम करोगे। इधर जूडो जैसे ही किंग की पूरी बात सुनता है तो अपने सामने नरेंद्र सक्सेना की बॉडी को देखते हुए बोलता है, सर आगे हुक्म। इधर जूडो की बात सुनकर जूडो के सामने खड़ा किंग बोलता है, करना क्या है, इसकी कंपनी का नाम अब लंदन में किसी की जुबान पर नहीं आएगा, भूल जाएंगे लोग कि कभी नरेंद्र सक्सेना कभी कोई लंदन में था, दिया नहीं। इतना बोल करके अपने लॉन्ग कोट को सही करता है और अपने सामने खड़े राहुल से बोलता है, चलो। इधर राहुल अपने किंग की बात सुनकर यस सर बोलता है तो सभी बॉडीगार्ड्स एक एक कर नरेंद्र की कंपनी से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे नरेंद्र की कंपनी का जितना भी स्टाफ था वह भी कंपनी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और किंग अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर अपने हाथ में पड़ी हुई सिगरेट को अपने लाइटर से जागते हुए अपने पास बैठे हुए आदमी से बोलता है, राहुल ब्लास्ट। इधर राहुल जैसे ही किंग की बात सुनता है तो राहुल अपने सामने 80 मंजिला इमारत को देखते हुए अपने हाथ में पड़े हुए रिमोट के बटन को दबाता है तो देखते ही देखते नरेंद्र अंपायर राख के देर में बदल जाता है। इधर जैसे ही नरेंद्र सक्सेना की कंपनी धमाके से जमीन पर देर होती है तो पूरे लंदन में हाहाकार मच जाती है। इधर जैसे ही आसपास की कंपनियों में इस भयंकर धमाके की आवाज पड़ती है तो सभी लोग एक एक कर सक्सेना अंपायर की तरफ देखने लगते हैं। जैसे जैसे सभी लोग नरेंद्र सक्सेना की कंपनी को गिरता हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे वही लोग अपना दिल थाम कर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ किंग अपनी गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा चुका था। जहां लंदन के सबसे बड़े इलाके में इतना बड़ा धमाका सुनकर लोग हल चुके थे, वहीं दूसरी तरफ किंग अपनी आलीशान गाड़ी में बैठे हुए अपने चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, मुझे कोई ऊंची आवाज में भी बात करें मुझे पसंद नहीं, और तुमने तो कल ऑप्शन में मेरी आंखों में आंखें डालकर बिना मेरी असली पहचान जाने मुझे चैलेंज किया था, तो चलेगी तो तुम्हारा एक्सेप्ट करना बनता ही था। नरेंद्र ये सब बोलते हुए किंग अपने होठों पर अपनी शिकार को रखकर उसका धुआं बाहर छोड़ रहा था और वही किंग की बात सुनकर राहुल नरेंद्र सक्सेना की बर्बादी को याद करते हुए बोलता है, एक गलत कदम और एक गलत शब्द में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी नरेंद्र, तुमने गलत इंसान से घमंड में पंगा लिया था और इसका नतीजा आज यह है
कि बहुत जल्द लोग तुम्हारी बर्बादी को इतिहास में लिखेंगे, क्योंकि इस धमाके की गूंज लंदन के हर बड़े बिजनेसमैन के घर को हिला कर रख देगी और तुम बन जाओगे अब भूली बिसरी दास्तान। ये सब बोलते हुए राहुल नरेंद्र की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। इधर राहुल नरेंद्र की बर्बादी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी राहुल के कानों में अपने किंग की आवाज़ पड़ती है। राहुल, आज रात हमारा प्राइवेट जेट रेडी करो, हम इंडिया जा रहे हैं। दादी और दादू का कॉल काफ़ी समय से आ रहा है और अब मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। इधर किंग की बात सुनकर राहुल हैरानी से किंग की तरफ पलटकर बोलता है, क्या सच में सर हम इंडिया जा रहे हैं? इधर राहुल की बात सुनकर किंग अपने चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, हाँ जा रहे हैं हम इंडिया, क्या तुम नहीं चलना चाहते हो? राहुल, इंडिया? इधर किंग की बात सुनकर राहुल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेत बोलता है, क्यों नहीं कर, मुझे भी काफ़ी समय हो गया दादा दादी से मिले हुए, मुझे भी उनसे मिलना है। इधर किंग राहुल की बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, तो ठीक है, आज रात को ही हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं। इधर किंग की बात सुनकर राहुल यासर बोलता है और फिर अपने काम में लग जाता है। इधर किंग भी अपने हाथ में लैपटॉप लिए अपने काम में लग जाता है। दोस्तों, कौन है ये कि और कौन था नरेंद्र सक्सेना? क्यों किया है नरेंद्र सक्सेना को इस किंग ने इस तरह से तबाह और बर्बाद? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या मधु के असली चेहरे को नितारा और आयुष पहचान पाएंगे? क्या करेगी अब निधि अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए? कौन है ये किंग? क्या इससे है निधि का कोई गहरा रिश्ता या फिर होने वाली है निधि की जिंदगी में किसी की एंट्री? ये तो अब आपको कहानी के अगले बाद में पता चलेगा दोस्तों कि हमारी यह फ्लर्टिंग गर्ल किसके साथ फ्लर्टिंग शुरू करती है और कैसे लेती है अपने दुश्मनों से बदला। अब कहानी में आने वाला है जबरदस्ती दोस्तों, क्योंकि जहाँ हमारी यह हीरो है ना अपना बदला लेने में सबसे आगे है, वहीं इसकी खास आदत है हैंडसम लड़कों को देखकर फ्लर्ट करना। और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि हमारी यह स्वीट सी दिखने वाली हमारी हीरोइन कैसे करती है अपने हीरो के साथ फ्लर्ट। निधि की असली पहचान को जानकर प्रशांत जी को लगा झटका और किंग आ रहा है इंडिया। दोस्तों, अब तक आप सब ने देखा कि राहुल की बात सुनकर किंग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, तो तुम भी इंडिया जाना चाहते हो? इधर अपने बॉस की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते बोलता है, जी बहुत काफ़ी समय हो गया मुझे दादा दादी से मिले हुए, मैं भी दादा दादी से मिलना चाहता हूँ। इधर राहुल की बात सुनकर किंग ओके बोलकर अपने लैपटॉप को अपने हाथ में उठाकर अपने काम में लग जाता है। अब कहानी में आगे दोस्तों, अगर रिबर्थ ऑफ अ हार्ट ब्रेकर की कहानी आगे भी सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम स्टोरी चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इस कहानी के अगले पार्ट्स यूट्यूब पर कब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बिना इंतज़ार किए टेलीग्राम पर जाकर आगे की कहानी का आनंद लीजिए। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ज़रूर चेक करें। अब तक लंदन की सड़कों पर लंदन की हवाओं को चीरते हुए एक गाड़ियों का काफिला तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी 2 घंटे बाद वही गाड़ियों का काफिला एक आलीशान महल के आगे आकर रुकता है। तो उन गाड़ियों को देखकर वहां पर पहरा दे रहे बॉडीगार्ड फटाफट उन गाड़ियों को देखकर में दरवाजा ओपन करते हैं। तो वह सारी गाड़ियां जो कि दिखने में काफ़ी करोड़ अरबों की थी, वह सारी गाड़ियां एक साथ उसे आलीशान मेंशन के अंदर एंटर होती है। तो उन गाड़ियों की रुकते ही काफ़ी सारी गाड़ियों से बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और उनमें से एक गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। तो एक बादशाह किसी बादशाह की तरह अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और जैसे ही वह बादशाह गाड़ी से बाहर निकलता है तो दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुलता है। तो राहुल बाहर निकलता है। राहुल को देखते ही किंग अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, चले। इधर किंग की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए बोलता है, जी बड़े भाई। इसी के साथ ही वह दोनों ही अपने आलीशान मेंशन के अंदर अपने कदम रखते हैं और जैसे ही किंग और राहुल आलीशान मेंशन में कदम रखते हैं तो मेंशन के अंदर काम कर रहे नौकर डर से थर थर कंपनी लग जाते हैं और सभी के चेहरे पर किंग को देखकर डर और खौफ साफ नजर आ रहा था। इधर किंग सभी नौकरों के चेहरे पर खौफ देखकर अपने चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और इधर राहुल सभी नौकरों की तरफ देखकर बोलता है, डिनर रेडी करो 15 मिनट के अंदर। इधर राहुल का ऑर्डर मिलते ही सभी नौकर अपने अपने काम में लग जाते हैं और किचन संभालने वाले सर्वेंट किचन की तरफ बढ़ जाते हैं और तेजी से किसी मशीन की तरह किचन में जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं राहुल अपने कमरे में जाकर फ्रेश होता है और दूसरी तरफ अपने आलीशान फ्लो की तरफ बढ़ जाता है और कुछ मिनट में अपने आलीशान कमरे का दरवाजा खोल कमरे में आता है और बिना किसी पर ध्यान दिए अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। 15 मिनट बाद किंग डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और उसके साथ राहुल भी बैठा हुआ था। किंग के सामने 12 तरीके का खाना लगा हुआ था और उसे 12 तरीके के खाने को देखकर किंग मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट में अपना पसंदीदा खाना लगता है और दूसरी तरफ राहुल अपना पसंदीदा खाना अपने प्लेट में लगाकर डिनर करना शुरू कर देता है। 15 मिनट में दोनों ही जाने अपना डिनर कंप्लीट करते हैं तो किंग अपनी चेयर से खड़ा होकर अपने आलीशान मेंशन के सोफे पर बैठते हुए बोलता है, राहुल कल सुबह ही हम लोग इंडिया के लिए निकल रहे हैं, जेट रेडी है। इधर राहुल किंग की बात सुनकर राहुल किंग के करीब आकर बोलता है,
जी बड़े भाई जीत रेडी है। राहुल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है तो दादा दादी को कल सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। इधर राहुल किंग की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है बड़े भाई क्या सच में आप दादा दादी की बर्थडे पार्टी इंडिया में ही मनाना चाहते हो। इधर राहुल की बात सुनकर किंग अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने दोनों हाथों को सोफे की बाजू पर फ्लैट हुए बोलता है हाँ अब दादा दादी का बर्थडे पूरी मुंबई देखेगी और ध्यान रखना कि मुंबई के छोटे से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन को तुम इस पार्टी में इन्वाइट करोगे। इधर राहुल किंग की बात सुनकर मुस्कुराते बोलते हैं बड़े भाई आप चिंता मत कीजिए, जूडो को मैंने ये काम पहले ही दे दिया है। इधर किंग राहुल की बात सुनकर जूडो को ध्यान में रखते हुए राहुल की तरफ देखकर बोलता है राहुल जूडो अभी नया है और तुम उसे दादा दादी की बर्थडे की तैयारी की जिम्मेदारी दे दी। इधर किंग की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते बोलता है बड़े भाई जूडो कुछ दिनों पहले ही इंडिया से यहाँ आया है और वह अपने काम को लेकर कितना वफादार है ये हम लोगों ने पता भी लगा लिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दादी दादी के बर्थडे में जूडो कोई कमी नहीं रहने देगा। इधर किंग राहुल की बात सुनकर अपने चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लेट हो बोलता है अच्छा तो तुम जूडो का टेस्ट भी ले रहे हो और साथ में उसकी ईमानदारी और उसके दिमाग को भी परख रहे हो। इधर राहुल अपने किंग की बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है जी भाई आपको मुझे कुछ भी समझने की या बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही समझ जाते हो। इधर राहुल की बात सुनकर किंग मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है ठीक है सुबह 5 बजे इंडिया निकालना है, अभी रात के 11 बजे गए हैं। इधर किंग की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते बोलता है जी भाई मैं भी रेस्ट करने जा ही रहा हूँ और आप भी सो जाए। राहुल की बात सुनकर किंग किसी बादशाह की तरह अपने आलीशान फ्लो की तरफ बढ़ जाता है और राहुल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया राठौर विला मुंबई का राठौर विला जो एक महल से काम नहीं था, खूबसूरती ऐसी थी कि बड़े बड़े फिल्म स्टार भी एक बार उसे बंगले को दूर से देखने के लिए जरूर आते थे और इस बंगले के अंदर रहते थे दो ओल्ड कपल। आना ये जानते हैं उनके बारे में। दुष्यंत राठौर, सुमित्रा राठौर, कोयल राठौर, वीर सिंह राठौर। दोस्तों दुष्यंत राठौर और सुमित्रा राठौर दोनों ही एक ओल्ड कपल है और इन दोनों का एक होता है और एक पोती है। होता दुनिया पर राज करता है जो काली दुनिया से भी जुड़ा हुआ है और साथ में लंदन से लेकर एशिया से लेकर इंडिया तक उसके नाम का सिक्का चलता है और वही वह शख्स कोई और नहीं किंग ही है। राठौर मेंशन के आलीशान खूबसूरत कमरे के अंदर एक लड़की बड़े से आलीशान बेड पर उल्टी होकर सो रही थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आए हुए थे। देखने में वह लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी और इस लड़की ने एक पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और वह लड़की देखने में 19 साल की लग रही थी और इस वक्त वह लड़की गहरी नींद में सोई हुई थी कि तभी उसे लड़की के कमरे का दरवाजा खुलता है और एक ओल्ड औरत कमरे का दरवाजा खोलते ही अपने साथ आए नौकर की तरफ देखकर बोलती है देखा अभी तक सो रही है, इसे तो ये भी नहीं पता कि इसका भाई बहुत जल्द इसके पास आने वाला है। ये सब बोलते हुए वह औरत अपने साथ खड़ी नौकर की तरफ देखकर यह सब बोल रही थी और वही उसे अपनी मालकिन की बात सुनकर नौकर मुस्कुराते हुए बोलती है बड़ी मालकिन कुछ भी कहिए साहब, आपको और मालिक को और अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करते हैं। देखा आपने आपका बर्थडे पर वह कैसे यहाँ इंडिया आ रहे हैं। इधर अपनी नौकर की बात सुनकर सुमित्रा राठौर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलते हैं आएगा क्यों नहीं, किंग को आना ही पड़ेगा क्योंकि वह सबसे ज्यादा प्यार अगर इस दुनिया में करता है तो अपने दादा दादी और अपनी छोटी बहन से। ये सब बोलते हुए सुमित्रा जी अपनी बेटी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं और अपने साथ आए नौकर की तरफ देखकर बोलती है गुड़िया रानी के कपड़े निकाल दो। इधर सुमित्रा जी की बात सुनकर वह औरत फटाफट उसे लड़की के चेंजिंग रूम में जाती है और वहां से एक सुंदर सा फ्रॉक सूट निकालकर सुमित्रा जी के सामने लाकर बोलती है ये ठीक है बड़ी मालकिन। इधर सुमित्रा जी अपनी नौकर के हाथ में फ्रॉक सूट देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ ये ठीक रहेगा। ये सब बोलकर वह अपनी प्यारी सी गुड़िया रानी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है जो गहरी नींद में एक टेडी बेयर को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। इधर अपनी गुड़िया रानी के करीब जाकर सुमित्रा जी उसके चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए बोलती है गुड़िया रानी उठ जाओ। इधर जैसे ही उसे लड़की के कानों में इतनी मीठी प्यारी आवाज पड़ती है तो वह मुस्कुराते हुए करवट बदल कर बोलता है दादी ऑन 5 मिनट। इधर वह लड़की अभी इतना बोल रही थी कि तभी सुमित्रा जी उस लड़की के माथे को चूमते हुए बोलती है बेटा आज आपकी जिंदगी का सबसे खास दिन है, आपको पता है। इधर सुमित्रा जी की बात सुनकर वह लड़की एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोलता है भाई आ रहे हैं। इधर जैसे ही सुमित्रा जी अपनी गुड़िया की आंखें एकदम से खुलती हुई देखते हैं तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुझे कैसे पता। इधर सुमित्रा जी की बात सुनकर वह लड़की फटाफट बेड से उठकर बैठते हुए बोलती है क्योंकि मुझे अगर दुनिया में सबसे कीमती सरप्राइज कोई दे सकता है तो वह कीमती सरप्राइज सिर्फ मेरे भाई ही है। इधर अपने सामने बैठी अपनी प्यारी सी पोती की बात सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है
और वह अपनी पोती के सर पर हाथ रखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलती है, जल्दी से रेडी हो जा, तेरे भाई का पता नहीं कब तेरे पास पहुंच जाए। इधर अपनी दादी की बात सुनकर वह लड़की बेड से उठाते हुए बोलती है, दादी आप चिंता मत करो, हम और 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आते हैं। इधर सुमित्रा जी अपनी बेटी की बात सुनकर कुछ बोलती कि वह 19 साल की लड़की बेड से उठते ही फटाफट चेंजिंग रूम में अपनी नज़र मारकर वॉशरूम में भाग जाती है। सुमित्रा जी अपनी पोती की इस हरकत को देखकर कुछ बोलती कि सुमित्रा जी के पास खड़ी नौकर मुस्कुराते हुए बोलती है, आज कितनी मुस्कुरा रही है ना हमारी कोयल बिटिया। इधर सुमित्रा जी अपनी पोती के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बोलते हैं, हाँ, क्योंकि जब भी उसका भाई आता है ना तो उसके चेहरे पर जो रौनक और खुशी होती है ना वह देखने लायक होती है। इधर सुमित्रा जी की बात सुनकर सुमित्रा जी के पास खड़ी नौकर लता मुस्कुराते हुए बोलती है, चलिए दादी जी आप भी नीचे चलिए, आप सुबह से उठी हुई हो और देखिए आप जब से उठी हो अपने 2 मिनट भी रेस्ट नहीं किया है, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। इधर लता की बात सुनकर सुमित्रा जी मुस्कुराते बोलती है, हम जानते हैं कि हमारी हेल्थ को लेकर तुम कितनी चिंता करती हो और यह सब क्यों करती हो, हमें सब पता है, क्योंकि हमारा पोता तुमसे हमारी पाल पाल की इन्फॉर्मेशन जो लेता रहता है। सुमित्रा जी की बात सुनकर लता मुस्कुराते हुए बोलती है, तो दादी आपको सब पता ही है, तो चलिए। इधर सुमित्रा जी लता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी को पकड़ते हुए अपनी प्यारी पोती के कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोयल वॉशरूम से बाहर आते ही चेंजिंग रूम में जाती है और चेंजिंग रूम से एक लोअर टी शर्ट पहनकर जैसे ही बाहर आती है तो बैग पर अपना फ्रॉक सूट देखकर अपने दांतों के नीचे अपनी जीभ दबाते हुए बोलती है, ओ माय गॉड, मुझे तो आज दादी के निकले हुए कपड़े पहने हैं। सीट कोयल तू कब बड़ी होगी। यह सब बोलकर कोयल फटाफट फिर से बेड पर पड़ा हुआ अपना पिक सूट उठाती है और चेंजिंग रूम की तरफ भाग जाती है। चेंजिंग रूम से कोयल 5 मिनट बाद बाहर आती है और अपने आप को मिरर में देखकर अपने कपड़ों को देखते हुए गोल गोल घूमकर बोलता है, दादी को पता नहीं सूट की इतनी पसंद क्यों है। चलो जो भी हो, जब भाई आने वाले होते हैं तब मैं दादी की किसी भी बात को मन नहीं करती। यह सब बोलते हुए कोयल मुस्कुराते हुए अपने सूट की चुन्नी को सही करते हुए अपने बालों में एक हेयर पिन लगाकर आंखों में काजल लगाकर अपने बालों को खुला छोड़कर मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। जहां राठौर परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और किसी के आने का राठौर परिवार को बेसब्री से इंतजार था, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत ओबरॉय मेंशन लिविंग हॉल। सुबह के 8 बजे। पापा मैं आज जरूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे आने टाइम लगेगा थोड़ा, तो आप चिंता मत कीजिएगा। इधर प्रशांत जी जो खुद कंपनी जाने के लिए रेडी होकर अभी बैठे ही थे, वह अपने सामने निधि को इतना सुंदर तैयार हुआ देखकर बोलते हैं, बेटा क्या आप आज मुंबई से कहीं बाहर जा रही है। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर निधि अपने पापा के पास बैठते हुए बोलती है, पापा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इधर निधि की बात सुनकर प्रशांत जी निधि के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बोलो बेटा आप हमें क्या बताना चाहते हो। इधर निधि अपने पापा की तरफ देखकर उनका हाथ अपने सर पर देखकर प्यार से अपने पापा से बोलती है, पापा मेरा खुद का एक बिजनेस है, मैं खुद एक टैलेंटेड गर्ल हूँ। प्रशांत जी जैसे ही निधि की पूरी बात सुनते हैं तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर निधि की तरफ देखकर एकदम से अपनी जगह से खड़े होकर बोलते हैं, ये क्या बोल रही हो आप बेटा, आप कब से अपना बिजनेस स्टार्ट अपनी पहचान बनाने में कब सक्सेस हुई। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर निधि अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, पापा मैं आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं एक डिजाइनर हूं और मेरी खुद की एक कंपनी है। इधर जैसे ही प्रशांत जी निधि की बात सुनते हैं तो हैरानी से निधि की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप ये हमसे मजाक कर रही हो ना बेटा, आज तक आपके इस टैलेंट के बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं चला और आप तो कभी घर से भी बाहर नहीं गई। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर नहीं थी अपना मोबाइल उठाकर प्रशांत जी के सामने ही किसी को कॉल मिला देती है तो निधि का कॉल दूसरी ही कॉल में पिक होता है तो निधि अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, नैना 20 मिनट के अंदर अंदर ओबरॉय मेंशन पहुंचो। इधर निधि की इतनी ठंडी आवाज सुनकर उधर से नैना नाम की लड़की बोलती है, यस मैडम। इतना बोलकर वो कुछ और बोलती कि तभी निधि कॉल कट कर देती और प्रशांत जी निधि की बात सुनकर हैरान थे। वही मारिया निधि की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, देख मेरा दिल सही कह रहा था कि मेरी बच्ची आम बच्ची नहीं है, वह एक अलग ही शख्सियत और रुतबे की मालकिन है। अभी मारिया इतना बोली थी कि तभी निधि अपने पापा के हैरानी भरे चेहरे को देखकर अपने पापा के सामने ही सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठते हुए बोलती है, पापा बैठ जाए। इधर निधि का इतना बदल हुआ बिहेव और इतना बदल हुआ उसका स्टैंडर्ड और उसका बैठने उठने का लिहाज देखकर प्रशांत जी कुछ नहीं बोलते और मन में बोलते हैं, हे भगवान, क्या सच में मेरी बेटी की एक अलग पहचान है और मुझे आज तक कुछ पता ही नहीं चला। अभी प्रशांत जी यह सब सो ही रहे थे कि तभी एक लड़की बड़े स्टाइल से चलते हुए लिविंग हॉल में आती है और प्रशांत जी जो अभी गहरी सोच में डूबे हुए थे कि तभी उनके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ती है, मैडम आई एम कमिंग। इधर जैसे ही निधि के कानों में नैना की आवाज पड़ती है तो निधि अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए नैना की तरफ देखकर बोलती है, कम। इधर जैसे ही प्रशांत जी भी नैना की आवाज सुनते हैं तो नैना की तरफ
देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वही नैना जो एक जानी पहचानी कंपनी की मैनेजर थी, जिससे मिलना भी इतना आसान नहीं था, इस मैनेजर को अपने सामने देखकर प्रशांत जी अपनी आंखों में हैरानी लिए अपनी जगह से खड़े होते हैं कि तभी नैना प्रशांत जी को इग्नोर कर निधि के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोलती है, मैडम आपने हमें बुलाया। इधर नैना को अपने सामने देखकर निधि अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, मीटिंग कितने बजे है। इधर नैना निधि की आवाज सुनकर बोलती है, मैडम 2:30 बजे मिस्टर मित्तल से मीटिंग है और उसके बाद आपको डायमंड मर्चेंट मिस्टर पारुल से मिलने भी जाना है। इधर जैसे ही प्रशांत जी अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हैं और उसकी बातें सुनते हैं तो हैरानी से निधि की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा ये तो नैना चौहान है ना, जो क्वीन एम्पायर की ओनर की असिस्टेंट है और उनकी पर्सनल असिस्टेंट है। इधर प्रशांत जी की अटकती आवाज सुनकर निधि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए एक नज़र नैना को देखते हैं तो नैना प्रशांत जी को देखकर प्रशांत जी के सामने से झुकते हुए बोलती है, सर यही है क्वीन अंपायर की ओनर निधि मैडम, मैं तो सिर्फ उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। इधर नैना की बात सुनकर प्रशांत जी के हाथ पैर कांपने लगा जाते हैं और वह कांपते हुए ही सोफे पर एकदम से खुद के कदमों को ना संभालने के कारण गिरते हैं कि तभी निधि अपने पापा को इस तरह गिरता देख अपने पापा को फटाफट संभालते हुए बोलती है, पापा पापा आप ठीक हो। इधर निधि अभी इतना बोली थी कि तभी मारिया भागकर किचन से पानी का गिलास लेकर फटाफट निधि के पास आकर खड़ी होती है तो निधि अपने पापा को अपने हाथों से पानी पिलाते हुए बोलती है, पापा आर यू ओके। इधर प्रशांत जी अपने सामने अपनी बेटी की इतनी बड़ी पहचान को जानकर हैरानी से अपनी बेटी के हाथ से पानी पीते हुए अपनी बेटी को देखते हुए बोलते हैं, बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। अभी प्रशांत जी इतना बोल ही थी कि तभी निधि अपने पापा को अपने गले लगाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ पापा प्लीज शांत हो जाओ। इधर अपने पापा को इतनी जोर का झटका लगता देख निधि कसकर अपनी आंखें बंद कर मन में बोलती है, ओ माय गॉड, मेरी इस कंपनी के बारे में आज तक कोई नहीं जानता था और ना ही किसी ने मुझे आज तक फेस टू फेस देखा था और इसी कंपनी को ऊंचाइयों तक लाकर मैं उसे बेवकूफ़ को सौंपने वाली थी जो मेरी मौत की जिम्मेदार थी। लेकिन जो भी हो, मैंने अपनी इस कंपनी की ऊंचाइयों को बुलंदी में पहुंचकर अब खुद को इस कंपनी की ओनर साबित करना है। और लेकिन मुझे इस कंपनी की ओनर बनने से पहले, दुनिया के सामने आने से पहले अपने इस पापा को यह बताना जरूरी था कि नीति क्या है और निधि की असली पहचान क्या है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे पता है कि मुझे मेरे दुश्मनों से कैसे बदला लेना है। ये सब बोलते हुए नैना की तरफ आंखों से देखकर निधि कुछ इशारा करती है तो नैना फटाफट एक डॉक्टर को कॉल मिला देती है। वही निधि अपने पापा को संभाल रही थी कि तभी प्रशांत जी अपनी बेटी की इतनी ऊंची शख्सियत और असली पहचान को जानकर अपनी बेटी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं, बेटा ये सब कैसे हुआ, कैसे कैसे तुम इतनी बड़ी कंपनी की ओनर। इधर प्रशांत जी को संभालते हुए निधि अपने पापा को देखकर बोलती है, पापा आज तक मैं चोरी चुपके अपनी कंपनी को संभाल रही थी और चल रही थी, लेकिन किसी के सामने भी मैंने अपनी असली पहचान इसलिए नहीं आने दी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बहुत जल्द अपनी एक ऐसी पहचान बनाऊं और दुनिया के सामने लेकर आऊं कि दुनिया मुझे आपका नाम से जाने। लेकिन उससे पहले मेरे अपनों ने जो मुझे दिया वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इधर निधि की बात का मतलब समझते ही प्रशांत जी कसकर निधि को सीने से लगाते हुए बोलते हैं, बेटा मुझे तेरी इस कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी बेटी है, मेरे लिए वही काफ़ी है। तू चाहे मुझे ना भी बताती कि तू इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वैसे भी मैं जो कुछ भी दिन रात मेहनत करके कमा रहा हूँ वह मेरे बच्चों का कहीं तो है। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर नहीं थी प्रशांत जी की तरफ देखते ही रह जाती है कि तभी निधि कुछ ही पलों में होश में आकर अपने पापा की बातों का मतलब समझते हुए बोलती है, इसका मतलब आप पूरे बदल चुके हो पापा, पूरे जी। पापा की चाहत में निधि हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई, इस पापा को आज मैंने पा लिया है। निधि सच में तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में लाने में मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन उन्होंने तुम्हें खोकर तुम्हें पाया है, क्या किस्मत है। इधर निधि के पापा के बारे में सोचकर जहां प्रियंका अपनी असली पहचान को भी याद कर रही थी, वहीं प्रियंका मन में ही अपनी असली पहचान को याद करते हुए बोलती है, बहुत जल्द तुम लोगों की हस्ती मिटाने के लिए मैं आ रही हूँ और बहुत जल्द मैं फिर से वही हरकतें शुरू करने वाली हूँ जो हरकतें मैंने काफ़ी दिनों से नहीं की। अब तो मैं बहुत सारे हैंडसम लड़कों को देखेगी, क्या बात है, लेकिन मुझे जो पसंद आए वह इतनी जल्दी इस धरती पर बना भी तो नहीं है। चलो जो भी हो, आजकल के हैंडसम लड़कों में हैंडसमनेस खत्म होती जा रही है। अभी निधि यह सब बोल ही रही थी कि तभी निधि के कानों में अपने पापा की आवाज पड़ती है तो निधि होश में आते हुए बोलती है, पापा आज आप घर पर ही रहेंगे और रेस्ट करेंगे और मैं डॉक्टर को बुलाया है, वह आपका टोटल मेडिकल चेकअप करेगा। इधर निधि की बात सुनकर प्रशांत जी कुछ बोलने की तभी मुंबई का जाना माना डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ प्रशांत जी के सामने आकर खड़ा होते हुए निधि के सामने से झुककर बोलता है, यस मैडम। इधर निधि अपने सामने मुंबई के जाने माने डॉक्टर की टीम को देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, मेरे पापा का पूरा बॉडी चेकअप होना चाहिए। इधर निधि की बात सुनकर डॉक्टर की टीम प्रशांत जी को देखते हैं
तो प्रशांत जी अपने सामने इतने जाने माने पहुंचे डॉक्टर को अपने घर में देखकर हैरान थे कि तभी नैना सभी डॉक्टर्स की तरफ देखकर बोलती है, प्लीज आप चेकअप चालू कीजिए। इधर नैना की बात सुनकर डॉक्टर प्रशांत जी के पास आते हैं और उनका धीरे धीरे चेकअप करना शुरू कर देते हैं। इधर प्रशांत जी अपनी बेटी की अलग पहचान को और उसकी शख्सियत को देखकर पहले ही शौक में थे और वह अब अपनी बेटी की पावर और ताकत को देखकर भी हैरान थे। इसी तरह कुछ ही घंटे में प्रशांत जी का बॉडी चेकअप होता है और डॉक्टर कुछ ब्लड सैंपल निधि के सामने ही प्रशांत जी के लेकर निधि से बोलते हैं, मैडम कुछ रिपोर्ट करके कल आएंगी। इधर डॉक्टर की बात सुनकर निधि डॉक्टर के सामने अपनी ठंडी आवाज में खड़े होते हुए बोलते हैं, ओके अब आप लोग जा सकते हो। इधर निधि की बात सुनकर सभी डॉक्टर की टीम डरते हुए निधि के आलीशान मेंशन करवाना हो जाती है और नैना निधि को देखकर निधि के सामने से झुककर बोलता है, मैडम मीटिंग का टाइम होने वाला है और अभी आपको कंपनी जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं। इधर नैना की बात सुनकर निधि अपने पापा की तरफ देखती है तो प्रशांत जी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए निधि से बोलते हैं, बेटा आप जो अपना काम देखो, मैं आज घर पर ही रेस्ट कर लूंगा, आई प्रॉमिस, तुम मेरी चिंता मत करो। इधर प्रशांत जी की हालत को देखते हुए निधि सामने खड़ी मारिया की तरफ देखकर बोलती है, मारिया आंटी पापा घर से बाहर नहीं जाने चाहिए और ध्यान रखिएगा, पापा को आप एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इधर मारिया निधि की बात सुनकर निधि के सामने आकर बोलता है, डोंट वरी बेटा, आप जो सबकी चिंता अब आप मत करो, आप सबकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। इधर मारिया की बात सुनकर निधि नैना की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलते हैं, आर यू रेडी। इधर नैना निधि की बात सुनकर यस मैडम बोलती है और नैना अपने कदमों की रफ्तार को तेज करते हुए ही मेंशन से बाहर की तरफ चली जाती है और इधर निधि अपने पापा की तरफ देखकर बोलती है, पापा मुझे आने में टाइम हो जाएगा तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। इधर निधि की बात सुनकर प्रशांत जी निधि की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा रात का खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर निधि मुस्कुराते बोलती है, ओके पापा। इतना बोलकर निधि अपना बिजनेस सूट सही करते हुए अपने पापा के सामने ही ओबरॉय मेंशन से बाहर निकल जाती है और इधर प्रशांत जी अपनी बेटी की अलग पहचान और अलग अलग शख्सियत को जानकर मारिया की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू लेट हो बोलते हैं, हमारी या तुम सच कहती थी कि मेरी बेटी जिसे सब लोग एक कचरा समझते हैं वही सब लोगों के चेहरे पर एक दिन तमाचा मारेगी और ऐसा तमाचा मारेगी कि लोग उसकी पावर और उसकी चमक को देखकर उसके सामने सर झुकाएंगे। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर मारिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, साहब मैं आपसे पहले ही कहा था कि जिसे आप सब लोग कूड़ेदान समझकर रोज ठुकराते हैं वही एक दिन आपको आसमान की बुलंदियों पर नजर आएगी। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ कर बोलते है, मारिया मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस अपनी बेटी को पा लिया है। मेरी बेटी चाहे कोई बिजनेस वूमेन हो या ना हो मुझे उस मतलब नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि अब मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है और उसकी खुशियाँ ही मेरी खुशियाँ हैं। इधर प्रशांत जी की बात सुनकर मारिया प्रशांत जी से बोलता है, साहब आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, फिर आपको दवाई भी लेनी है। इधर प्रशांत जी मारिया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अब तो मुझे दवाई की जरूरत ही नहीं हमारी है क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बहुत खुशियाँ दे दी है, मुझे माफ करके। इधर और प्रशांत जी की बात सुनकर मारिया घर कर प्रशांत जी की तरफ देखकर बोलती है, चुपचाप अपने कमरे में जाए वरना मैं निधि बिटिया को सब बता दूंगी। इधर मारिया की बात सुनकर प्रशांत जी मारिया को आंखें दिखाते हुए बोलते हैं, अच्छा तो तुम अब टीम बदल रही हो। इधर मारिया प्रशांत जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं साहब मैं अब अपनी बच्ची को नाराज नहीं कर सकती। इधर प्रशांत जी मारिया की बात सुनकर खुद ही सोफे से खड़े होकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोलते हैं, ठीक है मैं भी अपनी बेटी को अब टेंशन में नहीं देख सकता इसलिए तुम्हारी बात मान रहा हूँ। इधर प्रशांत जी की जाते हुए की बात सुनकर मारिया मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ निधि अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और अपने आलीशान मेंशन में जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर निधि के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इधर नैना जो निधि के साथ ही निधि की गाड़ी में बैठी हुई थी वह निधि की तरफ देखकर बोलती है, मैडम आज तक आप कभी भी दुनिया के सामने नहीं आए लेकिन कल रात आपने दुनिया के सामने आने का फैसला कैसे ले लिया। इधर निधि जिसके चेहरे पर अपने पापा और मारिया की बातें सुनकर मुस्कुराहट थी वह जैसे ही नैना की बात सुनती है तो निधि की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है और उसकी आंखों के सामने अपनी जिंदगी के कुछ पल आते हैं जिन्हें याद कर नीति नैना की तरफ देखकर बोलती है, इतने समय तक मैं इसलिए तुम्हारे और दुनिया के सामने नहीं आई थी नैना क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को और अपने पापा को अपनी इस पहचान को उजागर कर सरप्राइज दे सकूं और वह समय अब आ गया था, इसलिए मैंने हमेशा ही चुपकर अपनी कंपनी को संभाला और तुम्हें ही सबसे आगे रखा ताकि दुनिया की नज़र में तुम इस कंपनी की कर्ता धर्ता बनाकर रहो। इधर नैना जैसे ही नहीं थी कि पूरी बात सुनती है तो मन में ही बोलती है, कुछ भी हो मैडम लेकिन आपने बहुत अच्छा किया अब मेरे और दुनिया के सामने आने का फैसला लेकर, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से परेशान थी कि आखिर कौन है मेरी कंपनी की ओनर मैडम जिसे देखने के लिए मैं खुद इतने समय से तड़प रही थी। यह सब बोलते हुए नैना मन में ही निधि के टैलेंट को और निधि की काबिलियत को
देखते हुए निधि की तारीफ कर रही थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है प्रियंका के दिमाग में, यानी कि हमारी में लीड निधि के दिमाग में? कैसे लेकी निधि अपना दुश्मनों से बदला और क्यों आई है निधि अपनी इस नई पहचान के साथ प्रशांत जी के सामने? और कौन है ये किंग? क्या सच में किंग का सिक्का चलता है पूरे इंडिया और एशिया और लंदन पर? क्या किंग और निधि कभी आएंगे आमने सामने? क्या निधि की फ्लर्टिंग स्किल उसको कभी डाल देगी मुसीबत में? ये तो अब आपको कहानी के अगले भाग में पता चलेगा दोस्तों। तो क्या होगा जब दोस्तों आयुष और उसकी माँ और उसकी बहन के सामने आएगा निधि का ये धमाकेदार धमाका? ये तो अब आपको कहानी के अगले भाग में पता चलेगा दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।